अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एसएपी फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इससे पहले हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आपके पास अगर एक क्लाइंट है और दे वांट टू इम्प्लीमेंट एसएपी, तो कॉस्टिंग पैरामीटर या कॉस्टिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जिसमें हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ लाइसेंस और उसके बाद क्लाउड बेस चार्जेस। देन हमने इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के ऊपर डिस्कस किया था। तो ये जितनी भी कॉस्टिंग शीट है, इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ओके। अच्छा, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एसएपी प्रोजेक्ट्स। लेट्स से कि अगर आप किसी भी क्लाइंट में जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो आपने कौन सा एसएपी जो प्रोजेक्ट है वो कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन सा टाइप जो है वो आपने इंप्लीमेंट करना है। वी डिस्कस्ड एसएपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, उसके बाद रोल आउट प्रोजेक्ट है, अपग्रेड प्रोजेक्ट है, देन सपोर्ट मेंटेनेंस का है, माइग्रेशन प्रोजेक्ट है, और इंटीग्रेशन का है, इन्हांसमेंट का है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, एंड सो ऑन। तो ये जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप्स गिवन हैं, इन तमाम प्रोजेक्ट्स टाइप को इंशाल्लाह हमने परफॉर्म करना है। मीन टू से कि वी हैव टू बिकम सो एक्सपर्ट सो दैट वी कैन perform all these type of SCP projects mentioned here. This point is clear? Yes. अच्छा, तो इन तमाम में जो है ना, जो सबसे सर फहरिस्त है वो है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने एक फ्रॉम वेरी बिगनिंग एक चीज को मतलब इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट को कोई और सिनोनिम दे सकते हैं आप प्लीज? इंस्टॉल करना। तो बहुत बिगनिंग से मतलब कि हर चीज़ बेसिक से हमने स्टार्ट करना होता है, जिसमें एंड यूज़र भी आता है, मैनेजमेंट और कंसल्टेंट लेवल के जो ट्रांजेक्शन हैं, एक्टिविटीज़ हैं, पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो हम इसमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं। ओके, तो आज से हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये आएगा इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। ओके। अच्छा, ये भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से गो थ्रू कीजिएगा। जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ जो डिस्कस करने वाली हो, आप पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जस्ट राइट, जितने भी आपके पास जो मॉड्यूल्स हैं ना, उसमें कुछ सेटिंग्स ऐसी है, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे कि जो सबने परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ये क्या होता है, कोई बता सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। देन वी हैव पोस्टिंग पीरियड, देन वी हैव फील्ड स्टेटस वेरिएंट, then we have tolerance, document number range, then we have chart of count, then we have account group, then we have controlling area। ये जो टॉपिक्स है ना, ये तमाम मॉड्यूल्स के लिए कम्प्लीमेंट्री हैं, चाहे वो FI के हों, CA के हों, एबाब के हों, HR जो भी हो ना, तमाम के लिए कम्प्लीमेंट्री हैं। ओके। अच्छा, अब एक और चीज़ प्लीज़ नोट कीजिएगा, SAP S/4HANA प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, ये भी प्लीज़ नोट कीजिएगा, ये दो अलग अलग चीज़ें। अच्छा, अब बेसिक सेटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको जो कंसर्न मॉड्यूल के जो कंपोनेंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, कंटेंट्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। और आपको बात का ये भी आ सकता है कि सर फॉर एग्जांपल कि हम HR के हैं, हमारा फाइनेंस के साथ क्या लिंक है।
हो सकते ना। हम HR के हमारा इनके साथ कंट्रोलिंग वालों के साथ MM के साथ क्या लिंक है वो भी आपको बताना है। अब MM वाले कह सकते हैं सर हमारा HR के साथ क्या लिंक है, और उसके अलावा हमारा इनके साथ क्या लिंक है, क्या उसे कहते हैं FI के साथ क्या लिंक है, याद है मैंने लास्ट क्लास में क्या कहा था कि तमाम जो मॉड्यूल्स के जो कंसल्टेंट हैं आपने एज अ टीम वर्कआउट करने, ओके, एज अ टीम आपने वर्कआउट करने। तो अब टीम में क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल के एक वेडिंग फंक्शन आते हैं ना फॉर एग्जांपल, तो वालेकुम सलाम। वेडिंग फंक्शन में क्या होता है कि मतलब कि कैटरिंग का अलग आ जाता है, बाकी जो स्टेज का अलग, उसके अलावा जो भी मतलब छोटी मोटी जो फंक्शन वो जो होती है एक्टिविटीज हैं वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, तमाम के तमाम क्या होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो लेट्स से कि स्टेज की जो सेटिंग है उसका कैटरिंग वाले के साथ कोई लिंक है? मेरे ख्याल से है सर। उसकी देखें, अब जिस टाइम बारात आएगी या फिर मतलब कि एक टाइम होता है कि निकाह किस टाइम स्टार्ट होगा, खाने का मतलब कि होगा। अब आम तौर पे क्या होता है कि गेस्ट आ जाते हैं और निकाह के फौरन बाद खाना जो है ना उसको खोल दिया जाता है, ओके। ऐसे तो अगर खाना ना बना हुआ तो फिर क्या होगा? हाँ, तो यहाँ पे पहले तो आपको ये बता दें कि आपस में क्या लिंक होता है। सबसे पहले हमारे पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आपको मैं कंपोनेंट्स बता दूं। यहाँ पे देखें, अभी मैंने आपसे कहा था कि एक प्राइवेट क्लाउड है एक पब्लिक क्लाउड है, ओके। तो ये जो है ना जो सबसे हाईएस्ट है वो है आपका प्राइवेट क्लाउड, SAP S/4HANA प्राइवेट क्लाउड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं और ये इसके कंपोनेंट्स हैं। मैनेजिंग क्लेम कोर है, ओवरव्यू एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ SAP S/4HANA, एंड देन इसके क्या है ये जनरल लेजर, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल। देन आपके पास एसेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल क्लोजिंग आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंट्स एंड प्रोसेस इंटीग्रेशन। क्लियर फाइनेंशियल अकाउंटिंग? अच्छा, तो इसमें 61% पासिंग मार्क्स हैं। 60 मार्क्स अगर आपके आगे तो अल्लाह ना करे फेल हो जाएंगे। अच्छा, 100 में से 61% आपके मार्क्स आने चाहिए, तब आप पास होंगे इंशाल्लाह। और जो 95% मार्क्स लेगा उसको मेरी तरफ से 1 लाख रुपए ना, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है। 98 वाले को 2 लाख रुपए ना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये है कॉस्ट के लिए। अच्छा, इसके मार्क्स कितने हैं? 59% पासिंग मार्क्स हैं। इसमें मैनेजिंग क्लीन कोर है, कॉस्ट सेंटर है, इंटरनल ऑर्डर है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग है। अच्छा, उसके बाद क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट एंड प्रोसेस इंटीग्रेशन रिपोर्टिंग। ये आपके आगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। देन हमारे पास कौन सा है? HR, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। SAP S/4HANA क्लाउड प्राइवेट एडिशन, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। अब ये जो सोर्सिंग वाले हैं ना, ओए होए 63% पासिंग मार्क्स है। कौन है आप में से? हम लोग, 1 2 3 एंड मिस सफिया 4। इन्होंने कोई एवरेज रखी हुई है हर एक की डिफरेंट या? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो ना 63% पासिंग मार्क्स हैं और ये है लेटेस्ट 2410। इसके अलावा इससे पहले था 2022 था, वो ओल्ड वर्जन था, एंड दिस इज न्यू वर्जन।
अब इसमें क्या है, मैनेजिंग क्लीन कोर है, SAP फॉर यूजर है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, कंजप्शन बेस्ड प्लानिंग है, और क्या, ऑफ सप्लाई, इनवॉइस वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड अकाउंट स्टेटमेंट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ परचेजिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंटरी। ये आपका आ गया सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। यस प्लीज। इसी में हम लोग ये जो है बॉम्ब बनाना हम लोग इसी में सीखते हैं। बॉम्ब अल्लाह माफ कर, क्या करते हैं बॉम्ब वैसे इसका नहीं आता, लेकिन आपको सिखा देंगे, वो इनका काम है। ओके, गुड क्वेश्चन। अच्छा, देन वी हैव, कौन है भाई, HCM। HCM, अच्छा HCM यहाँ पे जो है ना, SAP का जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है आपका पेरोल। 56% पासिंग मार्क्स, बहुत इजी है। HR डिपार्टमेंट, बेसिक पेरोल्स हैं, बेसिक पेरोल एलिमेंट्स हैं, पेरोल प्रोसेस है, पर्सनल कैलकुलेशन है, वेज टाइप एंड एब्सेंस वेरिएशंस हैं, और टाइम वेज, टाइम सिलेक्शन, पेरोल फैक्टरिंग एवरेज, सो ऑन। ये हैं टॉपिक्स। ओके, अच्छा जी, तो इन तमाम जो मॉड्यूल्स के जो टॉपिक्स हैं उसको हमने कॉन्फ़िगर करना है। उसके लिए ये बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, और इसको हमने क्या बोला है कि ये कम्प्लीमेंट्री है फॉर ऑल SAP कंसल्टेंट। ओके, सो व्हाट इज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। बिस्मिल्लाह का हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें देखेगा कि ओके, ये जो आपके सामने यूजर इंटरफेस शो हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं। गुड, SAP इजी एक्सेस। इसमें क्या होता है, देखिए ये हमारे पास एक यूजर इंटरफेस है, और इसमें हमारे पास ये जो जो सबसे स्टैंडर्ड बार है, जिसमें मेनू है, एडिट, फेवरेट्स, सो ऑन है। देन हमारे पास ये टूल बार है, और ये इसको हम कहते हैं सर्च कमांड कहते हैं। इसमें जो टी कोड्स हैं वो इसमें मेंशन किया जाते हैं। टी कोड्स ट्रांजैक्शन कोड्स होती हैं, जो कि बिजनेस को रन अप करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आप भी टी कोड यूज़ करते होंगे आई थिंक, है ना। अच्छा, आप वो हैं, आप टी कोड्स। तो ये इजी एक्सेस मीन ये फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें तमाम जो एंड यूजर ट्रांजैक्शन हैं या डेटा बेस, सॉरी, ये जो मास्टर डेटा वो क्रिएट किया जाता है। सर ये टी कोड इसमें और फ्यूरी में सेम होते हैं, जहाँ बिल्कुल सेम होते हैं, ये सेम होते हैं, बस वो यूजर इंटरफेस हाँ वो डिफरेंट हाँ है, वो वो डिफरेंट तो होता मैं है, तो ये कह बाकी रहा हूँ सेम कि टी ये, कोड वो सेम है। हाँ टी कोड सेम होता अच्छा है। सर, एक और क्वेश्चन है, जी जी, हर कंपनी के टी कोड डिफरेंट नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्सल है। सर लेकिन जैसे कि FB50 है ना, दुनिया भर में यही टी कोड यूज होगा। यस सर रिपोर्ट जनरेशन के लिए वो अलग कर सकते हैं, जैसे सऊदी कंपनी में कुछ चीजें उन्होंने अपनी मतलब टी कोड चेंज किए हुए थे, फॉर तो एग्जांपल मतलब उसके आगे फर्दर कोई ऐड किया हुआ था, अगर किसी वो किसी के एड्स ऑन होता है। वो हाँ, मतलब उसमें लेकिन वो जो यूनिवर्सल टी कोड है उसको, वो पीछे हाँ वही वो, था, हाँ वो एग्जैक्टली, जेनेरिक थैंक, एक था, हाँ लेकिन उसके आगे मतलब उन्होंने वो, कुछ उसको हम एड्स ऑन कहते हैं। अच्छा उन्होंने मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए कह रहे थे कि हम एग्जैक्टली exactly, वो एड्स ऑन होता है। बहुत अच्छा सवाल है वो, मतलब वो भी इसमें हो जाता है, लेकिन वो SCP के जो एक स्पेशल टीम होती है ना यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं बाप, उसका काम होता है कि वो टी कोड्स को बाकायदा SCP की जो टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करके आप उसको जनरेट भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, आप मुझे यह बताएं कि ये पानी की एक बोतल दीजिएगा प्लीज, थैंक यू सो मच। सबके पास है, गुड। ये अच्छा मेंबर्स, अभी देखें हमने क्या डिस्कस किया था कि SCP हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। SCP हम कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखें हमने ये कहा कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट SCP इन एनी ऑर्गेनाइजेशन मीन क्लाइंट। तो उसके लिए हमें डेफिनेटली क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होगी तो हम उसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे ना। क्लाइंट का नाम क्या है, क्लाइंट की प्रोफाइल क्या है, और क्लाइंट कहाँ पे है, उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, ऐसी। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं, और ये मैं कुछ नोट्स आपके लिए भी डिफाइन किए हैं, बल्कि मैंने करवाए हैं। तो उसने माशा से जो है ना ChatGPT से सारा निकाल दिया, इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं। ओके,
अच्छा, अब इसमें क्या है, ये पाथ है SPRO, देन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन डेफिनेशन, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन डिफाइंड कंपनी। ओके, आप देखेगा ये एक मिनट ना, अच्छा जी, अब देखेगा हम लोग ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, SPRO। SPRO से क्या बनता है, SPRO से बनता है S फॉर SAP, R फॉर रेफरेंस, P फॉर प्रोजेक्ट, और फॉर sorry, S for SAP, P for project, R for reference, O for object. Okay, then enter. Then आपने SAP reference IMG. IMG stand for implementation guide. As a consultant, we have to work in this phase. तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, SAP कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब देखें ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन। कस्टमाइजिंग का मतलब क्या, आपने नाम सुना होगा, कस्टमाइज करना। नाम सुना आपने, कस्टमाइज टर्म तो सुनी होगी। इसका मतलब क्या होता है, कस्टमाइज अपने हिसाब से। वेरी गुड, अपने हिसाब से करना है, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। ओके, तो अब आपके सामने पिक्चर है ना, तो उसका एक में जरा एक ओपनिंग कीजिए, ताकि मतलब कि आपको ये मालूम हो कि हाउ टू नेविगेट पाथ टू एक्सेस आवर रिक्वायर्ड एक्टिविटी। अच्छा, तो अभी हमने कहाँ पे जाने, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। वेरी गुड, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर यहाँ पे है कि ये छोटा सा एरो नजर आ रहा है आपको, ये यहाँ से आप इसको ओपन करने। देन डेफिनेशन, वेरी गुड, डेफिनेशन, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग FI। अब ये है हमने डिफाइंड कंपनी, और ये क्या है, एक्टिविटी क्लॉक। ओके, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे। अच्छा, अब बाकी का जो है ना वो नोट्स पे मेंशन नहीं किया गया। अब यहाँ पे आपने आना न्यू एंट्री में, और वी हैव टू क्रिएट 4 डिजिट्स यूनिकोड फॉर आवर क्लाइंट। आपको पता है कि कोई ऐसा बैंक है जिसका ब्रांच कोड ना हो? हर एक अपना एड्रेस। पक्की बात है ना? कोई ऐसा बैंक है आपके ख्याल में, कोई हो सकते? बैंक से याद आ गया, ये सॉल्यूशन कर ले। अच्छा, हमने जो इंडस्ट्री चूज करनी है ना, वो हम करेंगे बेवरेजेस सेक्टर का। उसकी लॉजिक ये है कि देखें, हम सबके पास ये प्रोडक्ट मौजूद है, और इसमें मुझे ये बताएं कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व ना हो, मतलब कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका इसके साथ लिंक ना हो प्रोडक्शन सेक्टर में। जो मैंने आपको ERP का वो एक स्लाइड बताया था, ERP स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में हो, तो उसमें देखिए उसमें 20 डिपार्टमेंट्स थे, तो हर डिपार्टमेंट जो है ना वो इसकी प्रोडक्शन के साथ लिंक है। आगे इसकी सेल्स होती हैं, आगे क्लाइंट आते हैं तो सेल्स के पास आते हैं, वो भी इसके साथ लिंक है। प्रोडक्शन है, परचेस है, स्टोर है, फाइनेंस है, अकाउंट है, टैक्स है, कॉस्ट अकाउंट है, HR है, लॉजिस्टिक्स है, वेयर हाउस है, और क्या, मार्केटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, शॉप फ्लोर्स हैं। वो तमाम के तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो इसकी प्रोडक्शन के साथ लिंक है, यानी इस प्रोडक्ट के साथ लिंक है। ऐसे है ना, आई एम क्लियर? तो जब तक हमें एक प्लेटफॉर्म का पता नहीं होगा तो हम अपने डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शंस की इमिटेशन नहीं कर पाएंगे। आई एम राइट? ओके, तो चूंकि हम रिफा में बैठे तो हम लेके आते हैं रिफा बेवरेजेस लेके आते हैं, तो उसके लिए ना हमें 4 डिजिट कोड्स असाइन करना होगा। अच्छा, हम लेके आते हैं RB01 तो ये 4 स्टैंडर्ड है या इससे कम भी हो सकता है? स्टैंडर्ड है 4 रिफा बेवरेजेस। अच्छा जी, कहाँ पे है ये, गुलबर्ग ग्रीन में ले लेते हैं। बॉक्स 4500 और पोस्टल कोड 45,000। प्योर बॉक्स और पोस्टल कोड ये डिपेंड कर होता है लोकेशन के ऊपर, सिटी और कंट्री के ऊपर डिपेंड कर होता है। कुछ कंट्रीज ऐसे जिसके 6 डिजिट्स होते हैं, कुछ के 7, कुछ के 10 डिजिट्स कोड होते हैं, पोस्टल कोड्स होते हैं। ओके, सिटी क्या है आपका, इस्लामाबाद, कंट्री क्या है, PK।
आप एच आर के ना, एच आर जो है ना आपने सऊदीया या दुबई को, दुबई बेस्ड कंपनी आपने क्रिएट करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में एच आर का जो है ना वो एक्सेस नहीं है। और लैंग्वेज EN, देन करेंसी PKR, एंटर PKR। तो यहाँ ये मल्टीपल करेंसी भी आप कर सकते हैं या वो बाद में सेट होता है? देखिए मल्टीपल करेंसी भी आप कर सकते हो, और उसके लिए आपको जो है ना FM एरियाज डिफाइन करने होंगे, डिफरेंट FM एरियाज सर डिफाइन इसका करने मतलब होंगे। वो बाद में होगा जब आप मतलब पोस्टिंग या कुछ भी कॉस्टिंग कर बहुत लेते हैं, अच्छा आप आपने सवाल करेंसी चेंज किया, कर लेते हैं ना, बहुत तो अच्छा वही सवाल करेंसी को किया। सेट कर लेते देखें लेट्स से कि टेक्निकल पॉइंट ये है, जैसे कि एक कंपनी है ना, वो किस कंट्री में बेस है। अब अगर हम पेप्सी की एग्जांपल लें, पेप्सी इज डीलिंग इन मल्टी करेंसीज। अब ये इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? अमेरिका में। हैं, वो यूएस वो US डॉलर यूज करती है। लेट्स से कि हम एक बॉटल लेके आते हैं, ये बॉटल है, ये कहाँ की है? ये लोकल पाकिस्तान की है। अब ये डिफरेंट कंट्रीज में भी है, तो अब इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो आम तौर पे यहाँ पे जो करेंसी मेंशन की जाती है ना, वो हेड ऑफिस की मेंशन की जाती है। आपने जो बात की ना डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट करेंसीज का मतलब क्या होता है? या तो देखें, ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि आपकी जो कंट्री है वो मतलब कि एक ही उसकी होम करेंसी होती है ना, अलबत्ता अगर वो डिफरेंट करेंसी में डील करी होती तो डिफरेंट उसके FM एरियाज बनेंगे। आपके हाँ यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी में भी डिफरेंट FM एरियाज हैं, यू नो। अच्छा जी, कोई बात नहीं। ये डेटा पुट अप कर दें और इसको एंटर कर दो, और यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको सेव कर देना है, और के यहाँ पे आप इसको एंटर कर दें। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर एक जैसे बॉटल्स की कंपनी है, उसका हेड ऑफिस यूएस में है और वो बाकी बहुत सारी और कंट्रीज में भी अपनी बॉटल्स देते हैं, तो जो हेड ऑफिस की करेंसी है वो तो उसकी मेन करेंसी हो गई, और जो बाकी कंट्रीज में है वो उसकी डिफरेंट साथ, जैसे पूरे ग्रुप में है तो वो बाकी करेंसीज ट्रांसलेट होके वापस बिल्कुल उसमें बिल्कुल, जाती हैं। माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसे होते लेकिन हैं। सर जैसे आप कह रहे हैं कि रिफा के भी डिफरेंट एक लोकेशन, एक बिल्डिंग के अंदर भी डिफरेंट वो बन सकते हैं वो वो ब्लॉक्स। थोड़ा सा अलग, हाँ वो है, लेकिन अगर इफा को लेकेंगे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा आपको मैं पेप्सी के लेके जाऊंगा, क्योंकि पेप्सी के बोतल सबके पास है, सबके मतलब इसके जो प्रोडक्ट वो सबके इजी टू एक्सेस है ना। तो मैं यहाँ पे आपको सारा जो है ना, अभी आप जो आपने पॉइंट किया वो भी है, और जो आपका पॉइंट वो भी इंशाल्लाह उसको हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नीचे आपका ऑप्शन आएगा डेटा वाज सेव्ड। नाउ कम बैक। नेक्स्ट क्या था? डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। ये मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। कंपनी कोड तो आपने कर दिया वो नहीं, दो है, एक है डिफाइन कंपनी, एक है डिफाइन कंपनी कोड। ओके, सर हमने कंपनी कोड कर दिया। नहीं ये कंपनी हमने डिफाइन कंपनी किया, अभी देखना है, हाँ वही मैं आपको बताऊँ, अभी देखें यहाँ पे क्या होता है। डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया, ये भी आप उसमें ऐड अप कीजिएगा, न्यू एंट्री। मुझे ये बताएंगे, जो बॉटल है इसकी सेल होती है ना, जी है ना? कहाँ पे होती है सेल? मार्केट मार्केट में, मतलब हर जगह में होती है। और आपको ये भी मालूम है कि या तो क्रेडिट सेल होती है या कैश सेल हो रही होती है, ऐसी ही। यस और करेंसी में भी सेल हो रही होती है। यस दो पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आपने ये बताना कि आपका कंट्रोलिंग एरिया क्या है। अच्छा, जो अल्फ़ाबेट से सॉरी जो हम कोड्स क्रिएट करते हैं ना, तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि जैसे कि हमने क्रिएट करने क्रेडिट कंट्रोल एरिया का कोड, तो मैं क्या काम करता हूँ, क्रेडिट का C ले लिया, कंट्रोल का C ले लिया, ए का A ले लिया। ओके, तो क्या बन गया? CCAR, RB01, उसके मैंने फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लिया। करेंसी पी किया, बाकी ये जो है नीचे रिस्क कैटेगरी, क्रेडिट लिमिट, इसको आप स्किप कर दें, अभी यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं। एंटर एंड सेव, एंटर अगेन। नाउ कम बैक, यहाँ पे आप लिख दें RB01, और यहाँ पे आपका जो भी कोड होगा ना वो आपने मेंशन कर दें। ओके, नाउ कम बैक, एडिट कॉपी डिट चेक कंपनी कोड, ये है डिफाइंड कंपनी कोड।
एडिट कंपनी कोड डेटा, डिफाइन कंपनी कोड, न्यू एंट्री जी क्या था RB01 और यहाँ पे आ जाएगा beverages। PCAP लैंग्वेज एंटर। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि कंपनी कोड वाज चेंज, इसका मतलब ये हुआ कि RB01 जो है ना वो किसी ने ऑलरेडी डिफाइन किए है, इसका मतलब ये कि हम इसको कोड को चेंज करना होगा। एक काम ये करते हैं कि RB10 RB10 सर जो हमने पहले शुरू में RB01 लिखा है उसको भी वहाँ चेंज से करना होगा। ओके अच्छा ये टाइटल आपका आ जाएगा कंपनी, नेम आ जाएगा रिफा बेवरेजेस, एड्रेस 45,000, सिटी इस्लामाबाद, कंट्री PK और ये है 4500 45,000 05112345678 सो ऑन, एंटर एंड सेव। ये लें, ये हमारा कंपनी कोड डिफाइन हुआ, वो था कंपनी। यहाँ तक समझ आ रही है आपको? अब हम क्या करें इसमें, व्हाट वी आर डूइंग, we are creating client profile in database, SAP database, okay okay data was saved। और ये कोड प्लीज नोट कीजिए RB10, और आपने जो भी कोड क्रिएट कर रहे हैं तो आपने प्लीज उसको नोट कर लें। अच्छा हम फिर दोबारा डिफाइन कंपनी में आ जाते हैं ताकि जो हमारा कोड है वो सेम हो। अच्छा एक और चीज़ ये कि जब भी आप SAP की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काम करोगे ना तो इस तरह के एरर्स आपके सामने आएंगे। ये पहला एरर है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर एक डेटा इज लॉग्ड बाय यूज़र। और अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है, आप न्यू यहाँ पे हम यहाँ से न्यू विंडो ओपन की जाती है और यहाँ पे आप लिखोगे टी को लिखोगे SM क्वेरी, देन click on search, list of log tables will be displayed, no just read username and click on search. Here you will see list of logged IDs, just select all and then delete। ये काम आपने साथ साथ करते रहना, क्योंकि आप डेटाबेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो डेटाबेस के ऊपर कुछ ऐसी आईडीज हैं जो कि इलीगल हैं तो उसको लॉक कर दिया जाता है। RB10 और ये यहाँ पे इसको ये लें। ओके नेक्स्ट वन इज डिफाइन बिजनेस एरिया। मुझे ये बताएं कि आपने कंपनी की क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को पुटअप कर दिया, अब आप मास्टर से सर्विस भी आप प्रोवाइड कर रहे होते हो, आप क्लाइंट से ये पूछते हैं कि भाई क्लाइंट है कहाँ पे, मतलब उसके ऑपरेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। बहुत सी कंपनी से हम जैसे कि ये पेप्सी की अगर हम बात करते हैं तो पेप्सी की जो डिफरेंट जो प्रोडक्शन इसके जो पॉइंट्स हैं, लाइक इस्लामाबाद में कौन सा हैदरी बेवरेजेस है इस्लामाबाद में, पेशावर में है पंजाब बेवरेजेस है, और गुजरांवाला में नौबहार बेवरेजेस है, और इनका एक प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे रावण में भी लगा हुआ है, कराची में भी लगा हुआ है, इनका अपना जो है ना वो कंट्री प्लांट है। वी हैव टू डिफाइन बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया का मतलब क्या होता है कि इनके ऑपरेशन पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, ऑपरेशन पॉइंट्स जियोग्राफिकल लोकेशन पे। एग्जैक्टली ओके।
अच्छा, BARB, और यहाँ पे हम लेके आएंगे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हम लेके आते हैं RB01, RB10, थैंक यू। और कहाँ पे है ये? ISB। सर BARB आपने उसका ओके, वेरी गुड। BA मीन बिजनेस एरिया, RB जो RB ट्रांसमिशन एरिया। वो क्रेडिट कंट्रोल की तरह CCA। एग्जैक्टली इसकी लॉजिक ये है ना कि जब आप इंशाल्लाह काम करोगे ना तो ये तमाम कोड्स आगे एंड यूजर की ट्रांजेक्शन में यूज होंगे। तो वहां पे फिर कोड्स की कंफ्यूजन आ जाती है, सर इसमें हम कौन सा कोड लिखें, कहाँ पे हमने क्रिएट किया था। ओके, सर ये स्टैंडर्ड जेनरिक लोग ऐसे यूज करते हैं, मतलब BARB या उन्होंने अपने वो अपने मास्टर से कोई यूज कर रहे होते हैं, कोई मतलब 1000 2000 तरह से यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो खिचड़े पक जाती है उससे। मतलब एक स्टैंडर्ड आप जिस तरह करिए वो यही है कि उसको यस, BA है तो हाँ जी। बिजनेस एरिया कर लें आप उसमें वो हाँ, उसमें ये होता है कि लेट से कि अगर आप कोड भूल जाते हैं, लेट से कि अभी मैं इसको कोड लिखता हूँ वहां पे ना, मतलब कि ये आगे यूज होगा ना जब हम प्रॉफिट सेंटर को डिफाइन करेंगे। प्रॉफिट सेंटर में अगर हमने लिख दिया ना 1000, लेट से कि आपने 1000 सब के लिए यूज किया हुआ है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया के लिए भी, कंपनी कोड के लिए भी, प्लांट के लिए भी, तमाम एक्टिविटीज के लिए आपने 1000 यूज किया हुआ है। जब आप वहां पे सर्च आउट करोगे ना तो 1000 आएगा। अब भाई किसका है, वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो ये एक सेपरेट हम क्रिएट करते हैं ताकि आपको ये मालूम हो कि कौन सी चीज किसके साथ इंटरलिंक है, और इसके बिना ट्रांजैक्शन का होना मुमकिन नहीं। क्लियर? नहीं क्लियर? शाबाश। देखें, अब ये क्या है? पानी की बोतल नहीं, ये मिसाल के तौर पे अच्छा जी, ये हमने डिफाइन किया बिजनेस एरिया। जी सर। ओके, थैंक यू। नाउ कम बैक। नेक्स्ट वन इज फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया आमतौर पे हम लेके आते हैं या तो आपकी कोई सर्विसेज होम, और आमतौर पे फंक्शनल और बिजनेस एरिया दोनों आमतौर पे सेम ही होते हैं, तो इसको आमतौर पे हम स्किप भी कर लेते हैं। देन है कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया। आप मुझे ये बताएं कि अब जैसे कि पेप्सी का अगर हम एग्जांपल लें तो क्या पेप्सी पूरे पाकिस्तान में नहीं है? डिफरेंट इसके जो बिग सिटीज में है। तो अब पाकिस्तान की ना अब जो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, यू नो, ऐसी ना। अब उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट जो आपके पॉइंट्स हैं ना, इन तमाम पॉइंट्स को मिलाकर एक नया पॉइंट क्रिएट किया जाता है, उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया। अभी हमने जस्ट एक पॉइंट क्रिएट किया है तो उसको हम स्किप कर देंगे। ओके, देन वी हैव टू मेंटेन FM area. FM area stand for financial management. FMRB। अच्छा, यहाँ पे जस्ट आपने कोड देना RB01, टैक्स आपका आ जाएगा, करेंसी आपकी आ जाएगी PKR। आप जो बात करते हैं मल्टी करेंसी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसको रिपीट करते जाएंगे और इसके अंदर एग्जैक्टली लेट से कि आपकी जो कंपनी वो मल्टी करेंसी में डील कर रही है, तो यहाँ पे आपने जो है ना वो FM एरिया को डिफाइन करना है, और जो आप ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेंगे ना वहाँ पे आपने FM एरिया को सिलेक्ट करना है। उससे क्या होगा कि FM एरिया जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो करेंसी डिस्प्ले हो जाएगी, वो एक्टिव हो जाएगी। इसमें एक करेंसी कोई मैंडेटरी सेट कर लेंगे, लाजमी है, लाजमी है, मैंडेटरी मतलब मल्टीपल तो आप कम्प्लीमेंट्री। नहीं कर सकते, एक मतलब बिल्कुल जैसे हम USD भी है कुछ भी है, जी, मतलब PKR सेट कर लेंगे, वो ये शो होगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको ट्रांजैक्शन टाइम पे वो कोई भी बिल्कुल, वेरी गुड सर मेरा भी क्वेश्चन है। जी। जिसमें अगर हम अपनी अपनी एग्जांपल लेते हैं, हम्म उसमें प्रोडक्ट से बाहर से आती हैं, हम्म डिफरेंट कंट्री से आती हैं, डिफरेंट करेंसीज होती हैं, हम्म तो उसके लिए भी अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसी तरह होगा कि पहले PKR की डाल लेंगे, बाकी डिफरेंट कंट्रीज की डाल लेंगे। बिल्कुल। तो इसमें एक क्वेश्चन है, एक्सचेंज रेट जो है वो इधर ही डिफाइन नो नो नो, वो यहाँ पर नहीं होगा भाई, वो अलग होता है, उसको हम कहते हैं वैल्यूएशन एरिया, वैल्यूएशन क्लास। यहाँ सिर्फ आपने करेंसी वो करनी है और एग्जैक्टली वी हैव टू मेंशन हियर हाउ मेनी करेंसी वी कैन डील इन क्लाइंट। ओके जी, बिस्मिल्लाह। जैसे ये कोड है 10 वाला, ये सेम ही रहेगा
मतलब डिफरेंट अगर कंपनीज हैं, डिफरेंट एरियाज में करेंसी जब चेंज करेंगे तो ये मिड वाला जो है ये हाँ, ये भी सेम रहेगा क्योंकि ये बेसिकली बताते हैं कि मतलब कि ये किस कंपनी का है ना, तो ये चेंज होगा। एफ एम, आर बी, एफ एम, RB1, RB2, 3, सो ऑन। वेरी गुड। सर हम इधर कर सकते हैं क्रिएट एक दो करेंसीज और इसी के अंदर एज अ हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज पे है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हम बहुत ना इजी वे चूज करें। अगर आप चाहते हैं तो हम उसको भी ले आएंगे, लेकिन वो पता है क्या होगा, वो कहते हैं कि पहले हम थोड़ा सा इजी फेस को निकाल लेना, फिर हम आस्ता आस्ता मुश्किल फेस में आएंगे इंशाल्लाह। वो मैं आपको दूंगा, डोंट यू वरी, इंशाल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे। ओके, सर इसे लेटर ऑन भी कर सकते हैं, मतलब कंपनी को बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप। मतलब यहीं से आके एफएम एरिया में आके हाँ, आपने जस्ट उसको एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। वो आप ये देखें, ये यहाँ पे क्या है, ये देखें, ये जो है टाइप्स, अगर आप रूल आउट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यहीं से तो की जाती है ना। मी टू से कि इंशाल्लाह जो यहाँ पे जो टाइप्स गिवन है ना, हमने इस ट्रेडिंग में तमाम टाइप्स को इंशाल्लाह प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो नेक्स्ट है सेगमेंट। ये एक टेक्निकल चीज है। अब ये बताएं कि हमारी जो कंपनी है रिफा बेवरेजेस, उसका काम क्या है? वाटर शाबाश, बेवरेजेस का मतलब क्या है? गुड, वेरी गुड। अच्छा, SGRP, यहाँ पे लेके आते हैं बेवरेजेस, और बेवरेजेस में हम लेके आते हैं जूसेस एंड वाटर, RB10, एंटर एंड सेव। ओके, अब हम यहाँ तक जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट क्लियर। नेक्स्ट हम सेगमेंट वाला नहीं समझ आया अभी जो आपने किया नहीं last समझे। में। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये क्या है? RB जो रिफा बेवरेजेस है, इसका काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है? बॉटल्स एंड जूसेस। मतलब the classifying of your production, so the classification of manufacturing is called segment. आपके प्रोडक्ट कौन कौन सी है? क्लियर, क्लियर। तो इसमें मल्टीपल भी हो जाएंगी या आपको मल्टीपल भी होती है। अब देखें पेप्सी है ना, ये बॉटल का मकसद क्या था कि आप ये देखें ऊपर पीछे क्या लिखा हुआ है? छोटा लिखा हुआ है। अच्छा, मैग्नेट है हमारे पास, क्या है? अब यहाँ पे कंटोनिक आप हम स्किप करें, क्यों करें ये नोट करें। देन है लॉजिस्टिक्स जर्नल। लॉजिस्टिक्स में हमने डिफाइन करना है प्लांट को, क्योंकि हमारी कंपनी कौन सी मैन्युफैक्चरिंग की है, जो क्लाइंट कौन सा मैन्युफैक्चरिंग का है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आपका सबसे अहम चीज़ क्या होती है? प्लांट। तो सर्विसेज होगा तो ये स्किप हो जाएगा। वेरी गुड, ब्रिलियंट। अब अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो प्रोडक्शन सेक्टर में बहुत सी चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह। देन न्यू एंट्री प्लांट है PLRP, SS beverages plant। RB10, एंटर एंड सेव इट। इसको एक बार चेंज कर, सॉरी, ये PLRB10, देन सेव इट। अब यहाँ पे ना वो आपसे पूछ रहे एड्रेस, तो आपको पता है कि बहुत सी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका डिफरेंट एड्रेस होता है, यू नो। कोई ऐसी कंपनी बताएं जिसका हेड ऑफिस किसी और जगह पे है, प्लांट उसका किसी और जगह पे, जल्दी से बताएं। आपके माइंड में कोई ऐसी कंपनी आती है? सोचिए। बेस्ट वे और बेस्ट वे के अलावा ये कोहट सीमेंट वाले गुड, और वहाँ पर सीमेंट के अलावा भी कोई बात करें। सर वो ज्यादा वो है, ये कराची में है ये सीमेंट वाले, ये जिनका मुख्तलिफ काम है ये। अच्छा,
शुगर इंडस्ट्रीज हैं, हाँ। शहताज शुगर मिल है, और भी सिराज डिफरेंट। वगैरह है, उनके हेड ऑफिस वेरी लाहौर गुड, में और प्लांट जो है शाबाश, दूसरी जगह। वेरी गुड। सर ये पोस्टल कोड 45,000 हाँ, थैंक यू सो मच, ब्रिलियंट। ऊपर भी नहीं, वो पोस्टल कोड है। ओ सॉरी, थैंक यू, दिमाग तेज है माशाल्लाह। सर जितने प्लांट हैं आपकी कंपनी के, सबकी अलग एंट्री होगी। वेरी गुड, वी हैव टू डिफाइन ईच प्लांट। अब यहाँ पे हमारे पास प्लांट मेंटेनेंस करने ही, वरना हम उसको भी कहते हैं भाई बैठ के ना प्लांट्स को डिफाइन करो। तो जैसे ये पेप्सी का आप कह रहे हैं गुजरावाला में है, लाहौर में है, या कराची रेंज हाँ में, जी, मतलब पेशावर, बिल्कुल इस्लामाबाद, बिल्कुल, उनके तो बहुत अच्छी 6-7 बात की। प्लांट्स हैं हाँ मतलब। जी, प्लांट्स उनके डिफरेंट प्लांट्स हैं ना, तो अब यहाँ पे जैसे कि PLR1, PLR2, PLR3, तो डिफरेंट प्लांट्स हमने डिफाइन करने लोकेशन अकॉर्डिंग टू लोकेशन। गुड पॉइंट। ये तो पीछे डिफाइन होके आएंगे ना, मतलब प्लांट या यहीं से डिफाइन करेंगे, ये हम डिफाइन करेंगे एज ए प्लांट कंसल्टेंट। यहीं से करेंगे। हाँ, यहीं से आपने डिफाइन करना है, ये हम मास्टर डेटा डिफाइन करें। इवन के जो बैंक है ना, आप बैंक के साथ सबकी वाबस्तगी होती है। तो बैंक में क्या होता है कि मतलब कि ब्रांच में अगर आप जाएं, तो सम टाइम आपने सुना कि मीन्स आप थोड़ा सा वेट करें, सिस्टम अपग्रेड हो या सिस्टम डाउन हो चुके, तो वो कहाँ से अपडेट होता है? हेड ऑफिस से होता है। सर्वर जो एग्जैक्टली, तो ये जितने भी आपकी एक्टिविटीज है ना, ये हेड ऑफिस लेवल के ऊपर हो रही होती है। मतलब कंपनी भी चाहिए डिफाइन करेंगे, इधर प्लांट में प्लांट आप मल्टीपल डिफाइन करेंगे एग्जैक्टली हाँ, यहाँ सब डिफाइन कर सकते हैं मल्टीपल। अब देखो हमने ये डिफाइन किया ना, RB10, तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफाइन कर सकते प्लांट हो। में PLRB1 हो जाएगा, एग्जैक्टली, 5 हो जाता है, या स्टैंडर्ड 4 रहते फोर हैं, फोर ठीक है, आप इसको कह सकते हैं PLR1, PLR2, PLR3 मतलब डिफरेंट। सेट ऑफ सीक्वेंस बिल्कुल कैटेगरीज आप उसको डाउन बिल्कुल, में डिफाइन आउट कर लेंगे। जी, शाबाश, समझ आएगी इनका पॉइंट। ओके, नाउ कम बैक एंड इसको आप स्किप कर दो, देन डिफाइन लोकेशन। अब यहाँ पे जो इन्होंने बात की मिस्टर अम्मार साहब ने कि सर कैन वी डिफाइन मल्टी प्लांट्स, यस वी कैन डिफाइन। आप प्लांट्स को तो आपने डिफाइन कर दिया, आप उनकी डिफरेंट लोकेशन भी है, ये दो अलग अलग चीज़ें। पहले पिछले में क्या था? पिछले पिछले में क्या था? प्लांट डिफाइन किया ना, वी कैन डिफाइन डिफरेंट प्लांट्स। आप उनकी लोकेशन कहाँ पे हमने डिफाइन करनी है? यहाँ पे डिफाइन करनी है, इधर। ओके, सर ये जो पहले से इसमें लिखा हुआ है प्लांट लाहौर, ये पहले से ये हमारे पास कंप्लीट एक डेडिकेटेड सर्वर है। जी इसमें क्या होता है कि तमाम जो क्लाइंट्स हैं ना, उसका भी डेटा यहाँ पे शो होगा। ओके, हम अपना डेटा इसमें करते हैं। क्या था प्लांट कोड? क्या था? PLRB। ये नीचे देखो, नीचे एक चीज प्लीज नोट कीजिएगा, जब भी आपने एससीपी के ऊपर काम करना है ना, तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन आएगी, आपने यहाँ से डेटा सिलेक्ट करना है ताकि कोई एरर ना हो। अच्छा, आप लेट्स से कि जैसे कि आपने कहा कि PLR1, PLR2, R3, तो यहाँ पे हम डिफरेंट प्लांट्स को डिफाइन करके ना, तो उनकी लोकेशन हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। पंजाब की है, इस्लामाबाद की है, गुजरांवाला की है। यू गॉट माय पॉइंट? यस, पहले प्लांट डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद अब उसकी एग्जैक्टली, ज्योग्राफिकल लोकेशन, लोकेशन ये गुलबर्ग ग्रीन 1। ESP। अच्छा, अब फिर वो उसका परफॉर्म आ रहा है। अब जैसे कि हैदरी बेवरेजेस का अलग है इस्लामाबाद में, पंजाब बेवरेज का पेशावर में अलग है, बाकी के अलग हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपने डिफरेंट एड्रेस प्रॉपर मेंशन करने। क्लियर? सर नाम भी डिफरेंट हो गए, नाम तो सेम भी हो सकते हैं हर प्लांट का, या नाम अपना यूनिक रखते हैं। यूनिक नाम होते हैं हाँ, वो क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड हर एक का अपना हाँ डिफरेंट जी, होता है उसमें। वेरी गुड। कंट्री आप कह जाएगी PK एंड ट्रेंड सेफ। सर इसका मतलब जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होती है, मतलब कंपनी भी डिफाइन की जाती है, वो यही प्रोसेस है, मतलब बिल्कुल वो बिल्कुल जैसे वो कहते हैं बिल्कुल, सऊदी में मैपको थी, जी जोतर थी, जी वास्को, और उनकी जी थी जी, वो एक ग्रुप की, मतलब ये सारी, हाँ जी, वेरी गुड। मतलब वो प्लांट उनकी एक कंपनी हो जाएंगी लिस्ट डाउन, जितनी भी हो वो मेन कंपनी और सब्सिडीज है। आमतौर पर उनका जो इंटरनेट जो होती है ना एक्टिविटीज, वो प्लांट के ऊपर बेस करी होती है। यस, वो सेल जी, परचेज चल रही होती है। शेयर परचेज की बात करो, आप मेंटेनेंस की बात करो, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर जो जॉब्स आती है ना, वो मेंटेनेंस की आती यस, है। किसकी? उधर कौन सी तो मेंटेनेंस की?
अभी हमने बात की कि सऊदी में जो जॉब्स आती है मेंटेनेंस की आती हैं, कौन से मेंटेनेंस की? उससे भी मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस हाँ, थोड़ी सी। प्लांट मेंटेनेंस की जॉब्स आती लेकिन हैं। सर सऊदी अभी तक उसको अकोमोडेट क्यों नहीं कर पाया? उसमें वो अभी भी एंड यूजर लोग या कंसल्टेंट्स को बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हैं, ये उनके अपने सऊदी नहीं चल पा रहे। मतलब उसमें हमें क्या कहते हैं कि ओके, डिफाइन डिवीजन। व्हाट्स डिवीजन? डिवीजन बेसिकली होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो होती हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था कि पेप्सी है ना, पेप्सी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? पेप्सी कोला भी है, पेप्सी, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, हाँ, सॉफ्ट एनर्जी ड्रिंक्स ड्रिंक हैं, है, जूसिस हैं, जूसिस एनर्जी जूस ड्रिंक है। एनर्जी एनर्जी ड्रिंक है पेप्सी का? हाँ है, कौन से? उसका नाम भूल गया, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल उस तरह ज्यादा नहीं है अच्छा अच्छा, इंटरनेशनल। चलो, एनर्जी ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, जूसेस, वाटर ड्रिंक्स है। हैं इनके और भी हाँ, सारे हाँ सारे। जी, तो ये इसकी डिविजन्स हैं। ओके, अच्छा जी। तो मतलब अगर प्रोडक्ट्स लेंगे किसी भी कंपनी की आप अपनी को, आर टी है, आर डब्ल्यू, ये नहीं है, आर डब्ल्यू आपका जाएगा वाटर, आर बी 10, आर जे, ये आ जाएगा जूसेस। तो ये रिव्यू फिर डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ कोई वो नहीं सॉरी, एक मिनट, है। आप RWRJ कर रहे हैं, मतलब इसमें 4 डिजिट्स आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कहीं पे आपने 2 डिजिट्स यूज किए हैं, कहीं पे आप 3 करेंगे, कहीं पे 4 करेंगे, सर ये खिचड़ी क्या है? बता सकते हैं क्या लॉजिक है? देखें, ये जो प्रोडक्ट है पेप्सी की, हाँ, ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी, ये जो प्रोडक्ट है, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है प्रोडक्ट? यस, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है, वेरी गुड। कैसे डिपेंडेंट है? मतलब देखें, सॉरी, खुद से तो नहीं हाँ, बनी। उससे नहीं बनी, मतलब ये है ना कि देखें, जो कंपनी की कैपेसिटी होगी, जो कंपनी के पास सेल्स डिमांड होगी, तो प्रोडक्ट भी वही बनेगी। आई एम राइट? अब यहाँ पे जैसे कि मिस्टर अमार साहब ने कहा कि पेप्सी की एनर्जी बेवरेजेस भी हैं, एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं, तो मैं तो नहीं वैसे पीता, वो मैं तो जूस भी नहीं पीता, मैं पेप्सी भी नहीं पीता, आप सब भी ना पीजिएगा। सुन रहे होंगे, कहते हैं हमारी बात है कि हमारी प्रोडक्ट से मना कर। तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेल्स डिमांड के मुताबिक प्रोडक्शन की जाती है, ऐसी है ना? तो ये जो प्रोडक्शन होती है ना, ये डिपेंड हो रही होती है प्रोडक्ट, इस वजह से हम 2 डिजिट यूज कर रहे होते हैं। आप कंपनी के और W वर्क प्रोडक्ट का। यस, अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट है, हम यूज करते हैं, ये भी हो गया क्लियर। देन हम आते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। अब एमएम के अंदर हमारे पास आता है स्टोर, और स्टोर आपको पता है ये डिपेंड हो रहा होता है प्लांट के। अब ये देखिए, हमने पहले प्लांट डिफाइन किया, जब हमने स्टोर को डिफाइन करना है ना, तो स्टोर के लिए हमें क्या चाहिए? प्लांट कोड चाहिए, PLRB। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत टेक्निकल चीज़ है, उसको प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। मुझे ये बताएं, इस बॉटल को बनाने के लिए हमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए? प्लास्टिक, वेरी गुड, शाबाश, ब्रिलियंट। और पानी, पानी, वेरी गुड। और स्टिकर है जो ऊपर स्टिकर, शाबाश। और और एक और सब सेम चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं, अमाउंट चाहिए ना, फाइनेंस। फाइनेंस चाहिए। जी, मैंने यहाँ पे लिखा तो था ये चीज़ें, ये। रॉ मटेरियल। हाँ, अब मुझे आप सब एक चीज़ बताएं ज़रा, आप सब लोग, लेट्स से कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन आपको मालूम है कि बैच में होती है, ऐसे ना? यस। मतलब ये तो नहीं बस आप 5-10 बोतल बना रहे भाई, वो तो बहुत बड़े बड़े टैंक वो लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? स्टोरेज कैपेसिटी उनका टैंक है। बॉयलर, वाटर टैंक, हुज क्वांटिटी में, यू नो। शाबाश। अगर शादी होती तो हम क्या बनाते? देग बनाते ना, मतलब 100+ मेंबर्स के लिए। अगर 5-10 होते तो घर में पतीली के जरिए बना लेते। तो जब प्रोडक्शन करनी है, तो प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ पे आता है?
कलर, स्टोर में आता है। वेरी गुड। अच्छा, स्टोर में आते हैं। अब मुझे ये बताएं, क्या एक स्टोर में हम पानी को भी रख लें, वाटर, ये एम्प्टी वाटर को भी रखें, और जो उसकी इंग्रेडिएंट्स है वो भी रखें? क्या पॉसिबल है एक स्टोर के अंदर? पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, हम डिफरेंट सब स्टोर बना रहे होते हैं, डिफरेंट स्टोर बना रहे होते हैं। एक स्टोर में खाली बॉटल्स, एम्प्टी बॉटल्स आएंगे, एक स्टोर में वाटर आएगा, एक स्टोर में क्या होगा, प्लास्टिक है, हाँ ये क्या है, प्रिंटिंग रैपर, उसको हम है, रैपर रैपर कहते है। हैं। हाँ जी, शाबाश। सो वी हैव टू डिफाइन डिफरेंट स्टोर्स। ओके, लॉजिक समझ आ रही है? सर इसमें फिर वो भी कर लेंगे जो प्लांट की जो अदर उसमें क्या कहलाता है, मशीनरी के जो स्टोर होंगे दूसरे, वेरी गुड। वो हाँ, बहुत अच्छे आपने माशा से बात की। या जो फिनिश गुड्स होंगे उसका भी तो यही डिफाइन होगा या वो सेपरेट होगा? वो सेपरेट होगा, उसको हम वेयर हाउस कहते हैं। अच्छा, वो दो टर्मिनोलॉजी जी, यूज करते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू। सर एक चीज, जी जी, पूछें, बिस्मिल्लाह करें। सर एफजीएस तो अलग डिपार्ट होता है, एफजीएस से स्टॉक मूव होता है वेयर हाउस में। हमने डिफाइन किया है एम्प्टी बॉटल्स के लिए, एक हम डिफाइन करेंगे वाटर के लिए HL02, देन वी विल डिफाइन HL03 इंग्रेडिएंट्स के लिए। ओके, वी हैव 3 स्टोर्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सब को आपने सेलेक्ट करना है, देन डबल क्लिक ऑन स्टोरेज एड्रेसेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन, देन क्लिक ऑन न्यू एंट्री 01, और यहाँ पे आप क्या काम करो, जस्ट कंपनी को सिलेक्ट करें, Yefa Beverages, एंड देन क्या उसे कहते हैं, PK। ओके, देन कम बैक। और अच्छा, बात का ये भी होता है कि कुछ स्टोर जो है ना वो डिफरेंट पॉइंट्स पे भी होते हैं, यू नो, ये ऑयल एंड गैस की बात होती है। सर ये इंग्रेडिएंट्स के डिफरेंट टाइप, मतलब इंग्रेडिएंट्स की जैसे रॉ मटेरियल है, उनके जो है मुख्तलिफ लोकेशन होती है, मतलब प्लांट के करीब नहीं है, अदर सिटीज में या अच्छा, सिटीज में, मतलब ये जो अभी आपने बात नहीं की स्पेयर पार्ट्स की प्लांट की, उसकी भी आ जाती है। ये डिपेंड करती है, देखिए कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही होती है ना ऑयल एंड गैस की स्पेशली, तो वहाँ पे हाई फ्लेमेबल मतलब आइटम्स को वहाँ पे स्पेशल केमिकल की बात हो रही होती है। Okay, come back. Select this and double click on this one. New entry 03, enter। यहाँ पे आपका आ जाएगा कंपनी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा PK, कंट्रोल S। ये लें जी, सर ये आपने डिफरेंट बिल्कुल। स्टोर्स का बताया, उसके हमने बाद 3 स्टोर्स डिफाइन किए ना, हमने उन स्टोर का नाम भी दे दिया, स्टोर नंबर 1, स्टोर नंबर 2, स्टोर नंबर 3। अब फिर हमने ये एड्रेस बताया कि भाई स्टोर 1 का एड्रेस क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है। बाज़ औकात कुछ ऐसे स्टोर्स भी होते हैं जो प्रोडक्शन से दूर साइड पे हो, जैसे कि I14, I15, I10, सो ऑन। दिस पॉइंट इज क्लियर? सर अगर एक जगह में हो तब भी मेंशन करना मस्ट होता है जी, तब भी लास्ट में होता है मेंशन करना। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ तक क्लियर? मेंटेन परचेज डिपार्टमेंट, न्यू एंट्री, और इसका जगह PORB। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हैं सिंपल RB10। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन में RB10 इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि हमें अपनी कंपनी को ट्रेस आउट करने में आसानी रहे। ओके, कम बैक। जब तक हम सारे जो पॉइंट्स कर रहे हैं ये सब के लिए जनरल पॉइंट्स हैं, मतलब बेसिक पॉइंट्स हैं, मतलब ये हर चीज में चाहे कोई भी जो मर्जी मॉड्यूल हो ना, सब ने ये काम करना है, चाहे IT के हों, HR के हों, PP के हों, FI के, जो भी हों, उन्होंने ये पॉइंट्स लास्ट में डिफाइन करने। लॉजिस्टिक वाले हैं नहीं, प्लांट मेंटेनेंस वाले हैं नहीं, HR वाले हैं। ओके, कम टू HR। अब लास्ट ईयर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था,
याद है आपको? पर्सनल एरिया, एक होता है पर्सनल, एक होता है पर्सनल, यू नो, वी हैव टू डिफाइन पर्सनल एरियाज। अब वही बात आगे के एफ आई, बाकी जो आपके जो मतलब कि वो हैं डिपार्टमेंट्स हैं, इनका इसके साथ क्या लिंक है? एफ आपका इसके साथ क्या लिंक हो गया एचआर के साथ? सर की जो कॉस्टिंग रहेगी, सैलरीज पे होंगे, सारा कुछ वो हमें चाहिए कि ये लोकेशन वाइज या वेरी गुड, लोकेशन वाइज किधर है, क्या चल रहा है। यस। अच्छा, एक है गुलबर्ग ग्रीन, एक आपकी है ये पेपर बनी है ना इनकी, ये प्लांट वाइज बनाएंगे। वेरी गुड, शाबाश। प्लांट वाइज भी बन सकती है, और उसको बाइफरकेट करेंगे जी डिपार्टमेंट वाइज, जी, बिल्कुल बिल्कुल। या डिपार्टमेंट वाइज सीओ में चला जाएगा। ये बिट्स प्लांट वाइज बनते हैं, मतलब डिपार्टमेंट वाइज तो सीओ में चला जाएगा ना, कॉस्टिंग में उसमें एमएम में चला जाएगा, सॉरी। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कि हमने अभी डिस्कस की ना जो क्या उससे कहते हैं, ये पेप्सी की हैदरी बेवरेजेस हैं, डिफरेंट जो उसके बेवरेजेस हैं, ये प्लांट के बेस पे इनको हमने क्लासिफाई किया ऐसे। अब इन डिफरेंट पर्सनल एरिया में आपको बता देता हूँ, प्रश्न हो जाएंगे। पर्सनल एरिया बेसिकली वो एरिया होते हैं जहाँ पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट हो। अब ये है आपका I-14, अब रिफा है ना, अब रिफा के डिफरेंट कैंपसेस हैं, आप भी एक एम्प्लॉय हैं, आप किस कैंपस के एम्प्लॉय हैं? फॉर एग्जांपल I-14, आई और कौन सा है, हेड ऑफिस हो सकता है, बस और है इनका फैसलाबाद है, G7, यस। तो आप सिर्फ जो है ना पर्सनल एरिया का मतलब होता है कि आप किस ब्रांच से हैं, वो ब्रांच को हम कहते हैं पर्सनल एरिया। अब पर्सनल का मतलब क्या होता है ये आपने पूछना है, पर्सनल एरिया आपको मैंने बता दिया। ओके, यू कैन डिफाइन डिफरेंट पर्सनल एरिया। अब हम लेके आते हैं पर्सनल एरिया गुलबर्ग ग्रीन या I-14। अब I-14 के अंदर भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जैसे कि इस्लामाबाद का अगर हम लेके आते हैं तो सॉरी पर्सनल एरिया आपका आ जाएगा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर सब एरिया जो है ना पर्सनल सब एरिया, उसमें हमने डिफरेंट लोकेशंस को मेंशन करने। तो ये प्लांट मेंशन हो जाएंगे। हाँ, बल्कि एक काम कर सर, एक गलती हो गई, इसको हम लेके आते हैं इस्लामाबाद, क्योंकि आपका लाहौर में भी है ना। आप क्या कहते हैं? मैं सर ये प्लांट वाइज हो जाएंगे। वेरी गुड, प्लांट वाइज होते हैं ये, प्लांट जैसे वाइज। इस्लामाबाद में प्लांट है, जी हो गया बिल्कुल, हैदरी बेवरेजेस का, पेशावर यस, का तो पेशावर वाला, दूसरा फिर पाकिस्तान और सब इसको वो कर हाँ देगा। जी, वेरी गुड, शाबाश, सो ब्रिलियंट। ओके, अब हम आते हैं पर्सनल सब एरिया। सब एरिया के अंदर, पर्सनल सब एरिया के अंदर आपके जो है ना डिफरेंट वो आ जाएंगे। इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद में आपका I-14 है, G10 है, G7 है, ग्लोबल ग्रीन है, मीज़ान सदर का जो है, ये चार इसके पॉइंट्स हैं। ओके, ये जो चार पॉइंट्स इसको हम कहते हैं पर्सनल सब एरिया। ओके, अच्छा अच्छा, PARB। तो इसका मतलब प्लांट या जैसे हेड ऑफिस होता है, वो है तो डिफरेंट लोकेशन पे, उसको उधर से ट्रिगर कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। प्लांट आपका फर्स्ट करेंगे कि कंपनी है कराची में या आपके आउटसाइड है, हेड ऑफिस कराची में, तो उनको सब एरिया में डिफाइन कर लेंगे। गुड, पर्सनल सब एरिया 1, 2 ये आपका जाएगा G7। तो ये बेसिकली तो हमें एंड यूजर के टाइम पे हाँ जी जो बिल्कुल, कि हमने एंड क्या यूजर, किधर क्या पोस्ट करना है हाँ बेसिकली जी। हमें। देखिए आप लोगों ने पेरोल एरिया, जब आपने पे स्लिप बनानी है तो पे स्लिप में क्या होता है कि वो जो है ना डेटा सेट कर रहे होते हैं कि भाई ये जो एम्प्लॉय है ये कहाँ का है, लाहौर का है, ये इस्लामाबाद का है, इस्लामाबाद में है तो किस लोकेशन का है, उसको हम सब एरिया कहते हैं। ओके, अच्छा फिर उसकी अच्छा एक काम आपने ये भी करने के आप कीजिएगा,
कोई भी 5 पे स्लिप्स वो आपने लेके आनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, अब उसमें क्या होता है कि मतलब कि आपको पता है कि जो पे स्लिप्स होती हैं फाइनेंस की परमिशन के बिना आप एग्जीक्यूट कर सकते हो? नहीं। कॉस्टिंग वाले ना बैक एंड के ऊपर बैठे होंगे। आप मुझे से एक चीज बता दें, सीजीएस आपने नाम सुने? आपने बीकॉम किया? सर मैं इसमें एक चीज बता दें, आपने सीजीएस का नाम सुना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेरी गुड। देखें ये एक प्रोडक्ट है, इसको बनाने में इसको कौन बनाता है? जो कंपनी है वो कंपनी बनाती है, लेकिन बनाता कौन है? लेबर बनाती है, ऐसे ही ना? यू नो लेबर कॉस्ट, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, जो लेबर बनाती है। अब लेबर कितनी इसमें इंगेज होगी, उसको आपने कितनी सैलरी पे करनी है, उसने कितना काम करना है, तो वो ये कैलकुलेट एचआर वालों ने कैलकुलेट करने और उसकी पे स्लिप बना के इनको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। एक कॉपी आती है कॉस्ट डिपार्टमेंट के पास आती है, क्योंकि कॉस्ट डिपार्टमेंट ने ये चेक करना होता है कि भाई अब इसकी प्राइस भी है ना, आई विश कि आप दोनों भी कॉस्टिंग करें। ये एक प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को बनाने में कितने ये जो मिनरल इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है इसकी? 50 50 है सर, मतलब कि आप कॉस्टिंग है 50 50 है ना? 50। अब इसकी प्राइस क्या है? 50। आप क्या ख्याल में इसमें प्रॉफिट मार्जिन होगा नहीं होगा? होगा ना? अच्छा, लेट से कि हम कहते हैं कि 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ मार्जिन है, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? 45 रुपीज़। हम 45 रुपीज़ ले लेते हैं। ओके, आप इस 45 रुपीज़ के अंदर कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इस्तेमाल की गई? कैन यू कैलकुलेट? यस हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी उसको। गुड। कितने रुपए की ये जो है ना इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, इसमें लेबर कॉस्ट कितने रुपए की इस्तेमाल हुई? लेबर ओके, प्रिंटिंग है, लेबर है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये सब किसने कैलकुलेट करना है? कॉस्टिंग वालों ने। अगर आपने लेबर को दे दी 1 लाख रुपए सैलरी, ये मेरे तरह सीधे साधे से हैं, इन्होंने चलो अप्रूव कर दिया, ये माशा से बहुत होशियार चला, ये कहती हैं कि भाई जब हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट 45 रुपये है, अगर हम 100 लेबर को हायर करेंगे तो जैसे बात है जो उसकी कॉस्ट जो सैलरी होगी वो भी तो हमने इस प्रोडक्ट में शामिल करनी है ना, उसको हमने अलग तो नहीं करना ना। तो ये बोलेंगे नहीं इसको चेंज करो। फिर क्या होता है, कॉस्ट डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक एडवाइस सेंड करते, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको रीचेक करने के लिए दोबारा आपको फॉरवर्ड करेगा कि मैडम उसको थोड़ा सा वो कर लें, क्या कहते हैं, ओवर होती है, इसको रीचेक किया जाए। रीचेक कर लें इसको। ओके, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हो। ये सिनेरियो समझ आ गया आपको? सर इसमें या तो वो भी लग सकता है ना, बजट ये हायरिंग कर रहे हो तो आप उस वक्त भी तो कह सकते हैं कि ये बजट ठीक नहीं है या ये सैलरी स्लिप ठीक नहीं है, इसको जो आप पे कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था प्लानिंग बजटिंग का, याद है ना? बजट हमने डिस्कस नहीं किया, पक्की बात है, वो हमने किसी और क्लास में किया होगा। आप ओके, कम बैक नाउ। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय ग्रुप। आप यूज करते हैं एम्प्लॉय ग्रुप? जी सर। एम्प्लॉय ग्रुप यू नो, जितने भी किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपके पास जो स्टाफ है, क्या मैनेजरियल स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, लेबर है या जीएम है, डायरेक्टर हैं, कंसल्टेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं एम्प्लॉय ग्रुप कहते हैं। ओके, जैसे जैसे हमारे इसमें कैटेगरीज डिफाइन हुई होती हैं, हमारी यूनिवर्सिटी 4B स्टाफ है, तो उसमें जितने भी 4B स्टाफ है उनके सैनिटरी अटेंडेंस और ऑफिस अटेंडेंस ये सब आते हैं, और फिर दूसरे फैकल्टी मेंबर्स आते हैं, उनका अलग होता है, इस तरह से। गुड। सर ये बेसिकली तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरीकों से यहीं पे कवर करती हैं, सपोर्ट स्टाफ एंड नॉन सपोर्ट स्टाफ। हाँ जी,
अच्छा, यहाँ पे हम लेके आते हैं आर को, और आर चूंकि यहाँ पे डिफाइन है तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये प्लीज नोट कीजिएगा, आप नोट करें, सिर्फ आप नोट करें। ये टायरी कंसल्टेंट एस आर बी 10 कंसल्टेंट, ओके, ये प्लीज नोट कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय सब ग्रुप, डिफाइन एम्प्लॉय सब ग्रुप। अच्छा, अब यहाँ पे हम उसको लेके आते हैं आर एस, ओके, ये चलिए आपका आ जाएगा आर बी 10 एस ए पी, आपका जाएगा प्रोजेक्ट आ जाएगा ये भी। अच्छा, ये सिर्फ आपके लिए, आपने टेक्निकल स्टाफ के लिए भी क्रिएट करना है, नॉन टेक्निकल स्टाफ लेबर ये आपने क्रिएट करना है, आपने अपनी कंपनी को डिफाइन करना, उसमें आपने ये सिर्फ आपने क्रिएट करना है, बाकी क्रिएट नहीं करेंगे प्लीज, ओके। बाकी सिर्फ एक एक क्रिएट कीजिएगा फॉर द सेक ऑफ सुपरविजन। अच्छा जी, अभी जो हमारा डेफिनेशन का जो है ना पार्ट वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर दिया डेफिनेशन। अभी हमने यहाँ पे कंट्री को नहीं किया क्योंकि इसकी एक रीजन है, आपने नोट किए रीजन, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या रीजन है। इसमें इस वाला लॉजिस्टिक्स में क्या या एसपी में क्या, ये जो दो बार हैं आप स्किप किया। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, ठीक है, और लॉजिस्टिक्स भी बाद में ये भी बाद में करेंगे। सर इसका सबसे जो पहला हेडिंग थी वो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर हम ये सब कर रहे ये हैं। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर हम डेफिनेशन में हमने काम किया, डेफिनेशन में हमने फ्रेंच अकाउंटिंग पे काम किया, लॉजिस्टिक जनरल के ऊपर काम किया, एमएम के ऊपर काम किया और एचआर के ऊपर काम किया, ओके। नाउ कम बैक, अब हमने असाइनमेंट के ऊपर काम करना है। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरलिंक कर देना, ओके। डू यू रिमेंबर डबल हेडेड एरोस जो हमने डिफाइन किए थे, वो उसमें उसको हम देखेंगे। अच्छा, जो ऊपर हमने डिफाइन किया ना उसी को हम असाइन भी करेंगे, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। सर इस क्लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं। हाँ, ये छोटी सी एक्टिविटी क्लॉक, वेरी गुड। ये फिर एरर आ गया। ओह माय गॉड, सर इसका भी समझ नहीं आता कि क्या चीज़ है। या ये ना समझ लिया ये इसको भी कुछ छोड़ दे, ये ना दिमाग दे ही बना दे इसको, प्लीज ये छोड़ दें बस, ओके। अच्छा जी, असाइन कंपनी, आज देखो यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं है ना, आप पोजीशन पे आ जाओ, कंपनी कोड क्या था RB10, और यहाँ पे लिखिए RB10, एंटर एंड सेव, एंटर, ओके। नाउ कम बैक, और यहाँ पे आप आ जाए डिफाइन, सॉरी असाइन कंपनी कोड क्रेडिट कंट्रोल एरिया, पोजीशन कंपनी कोड क्या है RB10। अच्छा, देखा यहाँ पे आ रहे ना CCAR, ये था ना, जी सर, नहीं आ रहा, देखिए आना चाहिए यहाँ पे, देखिए अभी आ जाएगा। देखिए इसको यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट करें, और ये है आपका फाइंडर CCAR, वो आ गया सर। RB01 आ गया, माशाल्लाह। चलो जी, ये ले कंट्रोल एस, कम बैक। सर हमें वो ऑप्शन देगा कि हमें भी इस तरह जो कंपनी क्रिएट की होगी उसको पोजीशन ही करना होगा। बिल्कुल सेम एज इट इज, एज इट इज। कंसल्टेशन बिजनेस एरिया हमने नहीं डिफाइन किया, उसको स्किप कर दें। देन हम आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी जो कंपनी किस करेंसी में, कितनी करेंसी में डील कर रही है, ओके। RB जो आपका पॉइंट था क्या था, FM RB, टैक्स ऑटो आ जाएगा, देखा ये आ गया साथ में, कंट्रोल एस। प्रॉफिट सेंटर हमने डिफाइन नहीं किया, आप उसको स्किप कर दो, और अब हम इसको भी क्लोज। हमने ये उधर भी तो मेंशन किया था क्या करेंसी का, फिर यहाँ पे दोबारा ये लिंक करे आपस में, एक दूसरे को लिंक करें। अगर हमने ज्यादा वहाँ पे रखी है तो यहाँ भी उसी हिसाब से आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश,
असाइन का मतलब क्या होता है, इंटरलिंक कर देना। बेसिकली कंपनी कोड के साथ चीजों को असाइन कर रहे हैं आप, इंटरलिंक कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब पहले कंपनी कोड बनाया था। अच्छा, वी आर वर्किंग इन स्टेप 3। ओके, और अब जो असाइनमेंट की बात है ना वो यहाँ पे आएगी। ये देखें, ये अब एडमिन और अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये डेटाबेस के साथ लिंक होंगे तभी इनकी ट्रांजैक्शन डेटाबेस में जा पाएगी, ऐसी है ना। अब अगर हम प्रोडक्शन को लेके आते हैं, स्टॉक को लेके आते हैं, सेल्स को लेके आते हैं, भाई जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने इंटरलिंक करना है डेटाबेस सर्वर के साथ। ओके, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट। क्लियर क्लियर। यस सर। अच्छा, प्रॉफिट सेंटर हमने डिफाइन नहीं किया, इसको भी आप स्किप कर दो। और नेक्स्ट कम टू लॉजिस्टिक्स, असाइन प्लान टू कंपनी कोड। अच्छा, ये भी यहाँ पे आ गया। जब तक यहाँ पे जीरो ना हो ना, आपने इसको डिलीट करते रहना। तो ये सर्वर के अंदर एंट्रीज हो रही है। ये बेसिकली ये होता है कि अगर कोई रॉन्ग मतलब कि आप इसको यूज़ करते हैं ना, तो ऐसे भी इसको लॉक कर देते हैं। रॉन्ग क्या मतलब? मैं आपको बताता हूँ। मतलब जैसे कि एसएपी ने बोला कि भाई आपने फलां फलां टी कोड्स यूज़ नहीं करने, कुछ लोग फिर भी यूज़ करते हैं, तो एसएपी इनको ब्लॉक कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको जो ना आगे रीसेल भी करते हैं, वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आई थिंक न्यू एंट्री का ऑप्शन आना चाहिए, कम बैक और देन असाइन। न्यू एंट्री का ऑप्शन आ गया। ओके, कंपनी कोड क्या है, आरबी10। यस सर। प्लांट कोड क्या है, PLRB। अगर आपके डिफरेंट प्लांट्स होते हैं ना, तो आपने डिफरेंट प्लांट्स को यहाँ पे कंपनी कोड के साथ इंटरलिंक करना होता है। ओके, वो सारे प्लांट्स जैसे आप बात कर रहे थे, हाँ जिनकी जी, location wise वो वेरी गुड, स्टेप बाय स्टेप करते हुए। स्टेप बाय स्टेप करते। ओके, नाउ कम बैक। सर यहाँ मैनुअल एंट्री करके तो नहीं सेव करना है ना? मैनुअल लिख के तो सेव नहीं करना, सर्च मैनुअल करना से है। ये होता है, हाँ देखो सच से ये होता है कि बहुत अच्छा सवाल किया आपने मास्टर, ब्रिलियंट। अगर आपका यहाँ पे डेटा रॉन्ग एंटर होता है ना, तो आप सिस्टम से डिलीट नहीं कर सकते। उसके एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इट्स मोर बेटर कि आप मैन्युअली एंटर करें, आप सर्च करें, वेरीफाई हो कि ये आपका सेम डेटा, फिर उसको आप एंटर करें। ओके, अच्छा, इसमें जस्ट आपने इसी को फोकस करने, आप इसको क्लोज कर दें। देन कम टू एमएम के अंदर आपके पास आ जाएगा परचेज डिपार्टमेंट टू कंपनी कोड। और क्लिक ऑन पोजीशन, कंपनी को कहता है PORB RB10। देखिए नीचे आ गया, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, एंटर एंड सेव इट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज assign plan to assign purchase department to plant कोड। यानी कि आपने इसके लॉजिक बता सकते हो? परचेज डिपार्टमेंट को प्लांट के साथ लिंक करने का मकसद क्या है वैसे? जो भी हम परचेज प्लांट्स में जो चाहिए होंगी वो परचेज वाले ही उसको देखेंगे और वो हमें देंगे। गुड। हाँ जी, अब जैसे कि हमें क्या चाहिए, मिनरल वाटर के प्लास्टिक वो चाहिए ना। अब आपने वो पेप्सी पी भी है, पेप्सी, ये प्लास्टिक और जो पेप्सी का प्लास्टिक है, क्या दोनों सेम होते हैं?
वो हार्ड होता है ना। Yes, sir. अच्छा, आप परचेज डिपार्टमेंट माशाल्लाह से आपने उनको ऑर्डर दे दिया भाई हमें ना प्लास्टिक वो पाउडर चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट माशाल्लाह से लामे की गाय निकल आती है, वो क्या करते हैं, अब वो जो बॉटल नहीं है पेप्सी की सॉफ्ट ड्रिंक है वो परचेज कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? सर ये कॉस्ट या उसे आप क्या कहते हैं रॉन्ग परचेजिंग की उन्होंने या ओवर परचेजिंग कर ली थी जो नहीं परचेज करनी चाहिए जी, तो फिर क्या, किसकी गलती है? आप हमें किसकी गलती है? सर यहाँ पे प्रोडक्शन वालों की और एमएम की है कि स्पेसिफिकेशन या जो गाइडलाइन की चीज खरीदनी है हमें ये किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट खरीदनी है, हाँ स्टॉक जी, बेसिस के लिए खरीदनी है या यस प्लीज, गुड। यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा कि जब कोई भी स्टॉक अगर प्रोक्योरमेंट वाले ऑर्डर कर देते हैं, जब गाड़ी आती है वहाँ पे क्वालिटी वाले बंदे खड़े होते हैं, गुड। क्वालिटी वाले बंदे खड़े होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड है कंपनी की पॉलिसी है, जो स्टैंडर्ड है उसके अगेंस्ट क्वालिटी वाले वो चेक करते हैं, हर गाड़ी में से वो सैंपल निकालते हैं, और ये नहीं कि एक सैंपल निकालते हैं, जब गाड़ी अनलोड हुई है फर्स्ट दिन 100 कार्टन या 100 बंडल उसके अनलोड हुए हैं, फिर वो सैंपल निकालेंगे, वो चेक करेंगे, सैंपल निकाल के साइड पे रखेंगे, तब तक वो क्वालिटी एंड में पड़ा रहता है जब तक उसका वेरीफाई हो नहीं ये जाता। तो एक जब बात की जब आरएफक्यू जनरेट की जाती है उसमें लिखा जाता है कि हमें मतलब इवन डायग्राम अगर आपको चाहिए या कोई डाय भी आर्ट चाहिए वाला तो उसमें वो लिखा जाता है कि मुझे किस टाइप का क्या चीज का क्या वो चाहिए ताकि उसके प्लास्टिक हाँ, डिफरेंट पी आइए आर, ना हो। जो आप बात कर रहे हैं वो तो परचेज होगी पीओ के बाद की बात है कि जब डिलीवर होगी हाँ, अब पी आर जब आप बनाते हैं, परचेज रिक्विजिशन बनाते हैं या आरएफक्यू बनाते हैं, उस को बनाने में किसका हाथ होता है? प्रोडक्शन का और एमएम का पीपी, पीपी प्रोडक्शन और ये सॉरी एमएम बिल्कुल ठीक है, परचेज का होता है। ओके, तो परचेज जो है ना, परचेज ऑर्डर प्लांट को मेंशन किए बिना नहीं बन सकता। क्या था परचेज ऑर्डर कोड? पीओ आरबी। अच्छा, सर जैसे मैं बात की डायग्राम वाली, मतलब डिटेल कौन बताएगा, वो परचेज वाले चीज को फाइंड आउट करेंगे या जो उन्होंने प्रोडक्शन प्रोडक्शन वाले बताएंगे? जी, वो प्रोडक्शन एंड यूजर बताएंगे। बेसिकली जो उसको यूटिलाइज करेगा हमेशा वो उसको डिटेल और देगा कि मुझे यस, कौन सी चीज क्या और कहाँ लगानी है उसकी डायग्राम या प्लास्टिक कौन सा कितना उसमें चाहिए उसकी R&D वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि जब आप इसको असाइन करेंगे तो ये नीचे से आप इसको ड्रैग आप करके प्लांट छुपा होते इसको बाहर निकालना है। क्या था? पी PARB आर बी, एंटर, एंटर करें, ये कंट्रोल एस करना है। ओके, नाउ कम बैक, और आई थिंक इसको भी क्लोज कर दो। अब हम आते हैं एच चार्ट में। असाइन, ये क्या है? असाइनमेंट ऑफ पर्सनल एरिया टू कंपनी कोड पोजीशन। क्या था आपका? PARB, डू यू रिमेम्बर? PARB, कंपनी कोड क्या था? RB01, RB10। जब तक यहाँ पे डेटा डिस्प्ले ना होना आपने वो नहीं करना है, क्या उसे कहते हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, ये है SM लोकलाइजेशन। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो डेटा बेस है ना वो पाकिस्तान का नहीं है। आप डिफाइन तो कर सकते हो लेकिन ये क्या एक्सपेंसिव होने की वजह से या पाकिस्तान में लोग इसको यूज नहीं कर रहे? ओके, कम बैक। ऐसा नहीं, एम्प्लॉय सब ग्रुप टू एम्प्लॉय ग्रुप, ये लिखा क्या हुआ है बताएं जरा। अब हम क्या कर रहे हैं? हाँ देखो, हमने किसको किसके साथ इंटरलिंक करने। ऊपर हमने ये देखा कि हमारा जो पर्सनल एरिया है उसको हमने कंपनी के साथ लिंक कर दिया। देन हमने ये देखना है कि आपका जो एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप, उसको हमने एम्प्लॉय ग्रुप के साथ करना है। जैसे कि टीचिंग स्टाफ है, ये क्या है आपका एम्प्लॉय ग्रुप। अब इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? मैथमेटिक्स के आएंगे, फाइनेंस के, IT के, मैनेजमेंट के, वो सब ग्रुप कहलाएगा। ओके, न्यू एंट्री, एम्प्लॉय ग्रुप क्या था यार?
RS। सर अगर यहाँ आप डिफाइन नहीं करते, कोई HR का मॉड्यूल नहीं लेते, आप इसको स्किप कर देंगे? हाँ, स्किप करेंगे। डेटा हुआ सेव? नहीं सर, एरर दे रहे। ओके, हाँ एरर दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कंट्री हमने यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे पाकिस्तान तो है, आई थिंक आना चाहिए। ये देखिएगा प्लीज वाइस पी, हाँ पी के पी कहाँ पे आता है? और PQRSTU। माशाल्लाह, फलस्तीन भी है। सर गेट पास भी यही डिफाइन होता है वो, या अलग एक चीज है? वो अलग एक चीज़ है, जैसे कहते हैं ना कोई सामान इन आउट हो तो वो अलग चीज़ है, वो अलग गेट चीज़। पास होगा तो आपकी कोई हाँ जी, एंट्री वो होगी, उसकी GRN होगी या वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बैक एंड पे की जाती है। मतलब वो गेट पास बनते हैं ना उसके ऊपर, वो कहते हैं कि वो नहीं है तो आपकी एंट्री अलाउ नहीं करता है। हाँ जी, वो कहता है कि वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया, जिसमें हमने कंपनी के बेसिक इंफॉर्मेशन क्रिएट की, डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, उनको हमने सेंड कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट हमने काम करना है फिजिकल ईयर के ऊपर। मुझे ये बताएं, कोई ऐसी कंपनी है जिसका अपना फिजिकल ईयर ना हो? कोई ऐसी कंपनी है? माली साल, वेरी गुड। कोई ऐसी कंपनी है? मतलब हर कंपनी जो है ना अपना माली साल बनाती है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपने नाम सुने? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी की? पक्की बात? श्योर? आपने स्टडी की? क्यों नहीं की? सर हमारा ये इतना पैक होता है ऑफिस का काम, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। वीकेंड पे भी अभी आज भी क्लासेस है और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। फिजिकल ईयर हमने मेंटेन करना है, और इसके लिए पाथ क्या है? यहाँ पे मैंने पाथ भी मेंशन किया हुआ है, किधर गया पाथ? ये फिर आगे फिजिकल ईयर पाथ क्या है इसका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, फिजिकली दिस वन। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गया, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स, यही है ना? लेजर्स भी सर तो न्यू, ये लेजर्स में न्यू आएगा, लेजर्स में आएगा, वहाँ पे नहीं है ना? पाथ प्लीज चेक कीजिए पाथ। पीछे नहीं, पिछला बात था। अच्छा एक मिनट, और वेरी गुड। यहाँ पे देखें पाथ, देखें जरा जल्दी से, पाथ सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है ना? यस सर। हाँ देखा, डिफरेंट है। अब फॉर एग्जांपल वो मैं आपको नोट्स दे दूं, आप ढूंढ रहे भाई इसमें तो है ही कौन नहीं, मसला आ गया नहीं? लेजर में ये फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। सर इसमें बात बताया, इसमें लेजर नहीं। हाँ ये इसको चेंज कीजिएगा। ओके, न्यू एंट्री वी हैव टू टाइप्स ऑफ फिजिकल ईयर। RF हम लेके आते हैं, देखिए एंट्री है RB 10। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन है, एक है ईयर डिपेंडेंट, एक होता है कैलेंडर ईयर। यू नो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो स्पेसिफिक ईयर के ऊपर वो अपना फिजिकल को मेंटेन कर रही होती हैं। हम चूज करते हैं ईयर, कैलेंडर ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं? शाबाश, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? कितने समझदार है माशाल्लाह। और आपको पता है कि बहुत सी इंटरनेशनल ऐसी कंपनीज हैं जो वीकली जो है ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रही होती है, ऐसी? हाँ जी, तो वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे जो पोस्टिंग पीरियड है वो हमने वीकली मेंशन करते हैं। अच्छा, अब आप मुझे, आप दोनों के अलावा आप साइड मुझे ये बताएं, आपने ऑडिट का नाम सुने? सुना नहीं? आपको ये भी पता है कि ऑडिट का काम क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करना, ऐसे ही है।
अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं किया जाएगा तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैलिड कंसिडर नहीं की जाती। ये आपने सुने? जी सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ऑडिट कब होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बन जाती हैं, मतलब फाइनलाइज कर अच्छा, देते मुझे हैं। लगा शायद आपके किसी खाना खाने के बाद हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन हम जाती बन है। जाते हैं, मतलब सारा अच्छा, उसकी डिटेल हम अपनी इंटरनल मेंशन सारी कर देते हैं, फिर ऑडिट वाले आते हैं उसको सारा चेक करते हैं। सर अगर मैंने जो ऑडिट मतलब फेस किया वो टीचिंग फील्ड में अगर बात करें तो मैं फर्स्ट टाइम के बाद जो ऑडिट होता है वो आके तो ये डिपेंड करता है कि हमने मतलब पहले स्पेसिफिक से टाइम पीरियड के जी बाद। जी वेरी गुड, शाबाश, ब्रिलियंट। जैसे हम बिल्स प्रोसेस करते होते थे तो कब उसमें होता है? 1 माह बाद? ये हर 2 मंथ्स के बाद 8 वीक्स के बाद वो इंटरनल प्रोसेस ऑडिट होती होता थी है आपका। जी। तो उसमें वो जब हम लगा के देते हैं वो TRR जो भी जनरेट होती है तो फिर ऑडिट में जाती है तो वहाँ पे वो उसको चेक करते हैं, मतलब हम बिल प्रोसेस कर लेते हैं सिस्टम में, उसके बाद आप बताएं ऑडिट कब होते हैं? फिजिकल ईयर जब एंड होता है सर, एंड हो रहा होता है उसके बाद ऑडिट होता है, सारा वेरीफाई करते हैं स्टॉक। ऑडिट का टाइम कितना होता है मैक्सिमम? आप बताएं। सर आई थिंक इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड होता है उसका ऑडिट का? सर 1 मंथ के बाद आपको क्लोज करके प्रेजेंट करनी होती है। कई जगह पे सऊदी है, सामा चल रहा है, दूसरे चल रहे हैं, वो लोग आपको कहते हैं कि लिस्टेड कंपनीज है तो वो आपको टाइम फ्रेम देती है कि 3 मंथ्स के अंदर जो है वो आपने कंप्लीट करके उसको जो है वो पब्लिश करना है अपने उसमें जो इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक 4 माह का टाइम होता है ऑडिट का। ओके, नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड 12 एंड नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड आप कह देंगे 4। ये ऑडिट के पीरियड्स हैं। ओके, एंटर एंड सेव। सर इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सर पॉलिसी क्या है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे उन्होंने कहा कि हमारा हर टर्म के बाद होता था, डिफरेंट होता है कि मतलब जिस हिसाब से उन्हें रखा हुआ होता है। इंटर हम यहाँ वेरी गुड, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी, किसकी बात करें? एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें। ये तो सर जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो तो क्वार्टर में भी करवाती हैं बेसिकली। आफ्टर एवरी क्वार्टर जो है उसको पब्लिश करना या वो करना जरूरी है, उसको भी ये सेम रहेगा। मतलब कि हम ना एक ही लेते हम ये नहीं इंटरनेशनल, लेते। हाँ बस एक ले लेते, क्योंकि वो आगे क्वार्टर के ऊपर जाएगी, यकीन के ऊपर खिचड़ी पक जाएंगे। अभी नेट नहीं आने है ना सिस्टम। सर ये आपने नंबर ऑफ ये जो 12 है ये 12 मंथ्स जी, 12 महीने साल के। तो सर पूरा साल हम इसको एक साल को 12 करते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि 12 मंथ्स, या आप कह रहे हैं कि हर मंथ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनती है आपकी कंपनी की? साल के बाद जी, साल के बाद महीने बाद बनती है, ऐसे ही ना, कंपनी हर महीने बात कर हर रही है, उसको मंथली जनरेट कर रही बनती है है। और जो आपका होता है ना एनुअल, जो सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो और होती है। तो इसमें 4 जो पीरियड रखे हैं आपने वो बेसिकली सिर्फ एडजस्टमेंट इंक्रीज के लिए है। नो 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 नो, वो ऑडिट का टाइम पीरियड है। मतलब दिसंबर में एंड हो गया तो जनवरी से अप्रैल के आप इसे पुराने ईयर्स को ओपन करके एडिट कर सकते हैं। इसका मकसद ये है, या आप इसे क्या वो करते हैं? मतलब कुछ कंपनीज करती है ना कि दिसंबर में एंड हो गया तो आपने अगर पिछले पीरियड में पोस्टिंग पीरियड में मंथ में एंट्रीज करनी है तो आप जनवरी से लेकर मार्च तक आप उसमें एंट्रीज चेंजेस एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वंस मार्च वो क्लोज हो गया तो फिर उसमें आप प्रायर उसको वो नहीं कर सकते। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट करें क्योंकि मैं बोल जाऊंगा, इसको भी प्लीज नोट करें। बहुत बड़ा क्वेश्चन किया आपने माशा से। जी सर जब हम मंथ एंड करते हैं तो जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, जितने भी पोस्टिंग, ये सारे ऑर्डर टैको क्यों कर देते हैं? ऑर्डर क्या करते हैं? टैको कर देते हैं, टैको मीन मतलब उसके ऊपर दोबारा ओपन नहीं हो सकते ऑर्डर। टर्म यूजुअली टैको। ये भी लिखो 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 लिखो। कम बैक, assign company code to fiscal year variant। अच्छा, पोजीशन कंपनी कोड क्या था? RB10, RB10। फिस्कल ईयर था RF, यहाँ क्या RB10। ओके, एंड एंट्रेंस सेव। जो आपका पहला सवाल ये था कि जो लेट्स से क्या हम एक फिस्कल को कंप्लीट करते हैं तो क्या उसके जो ट्रांजैक्शंस हैं प्रीवियस फिस्कल ईयर की उसको चेंज करने की बात कर रहे थे आप?
या ओपन ओपन भी होती है ना उनमें, चेंज नहीं हो change सकती, नहीं हो एससीपी के अंदर चेंज का ऑप्शन नहीं है। चेंज ओपन नहीं होती सर, वही टैको हो जाता है। टैको वो एक चीज है, वो आपकी टर्म है, वो स्पेसिफिक आप अपने से यूज यस। मतलब ओपन है तो आप उसके साथ डील करेंगे, फिर या तो ओपन छोड़ के रिवर्स करेंगे उसको। मुझे एक बात बताएं, आपने एक जनरेटिव पोस्ट की और आपने वो जनरेटिव पोस्ट की लेट्स से अप्रैल में, एंड यू वांट टू चेंज दैट ट्रांजेक्शन, ऐसे ही जो पहला आपका सवाल था, चेंज नहीं की जा सकती। नहीं सर, फिर उसको कंट्रोल करेंगे सर, लेट मी से कि आपने सिंपल सी बात, मतलब एसएपी के अंदर आपकी डेटा सॉरी, अगर आपका जो एंट्री है वो डेटाबेस में वो नहीं आ रही, डेटाबेस में से हो जाता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये सर वो तो राइट हो गया, मैं कह रहा हूँ कि मतलब उसको अब काउंटर कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने मतलब 10 बॉटल्स का मतलब मटेरियल ऑर्डर किया था, आपको पार्शियल ड्यूरिंग द ईयर 5 रिसीव हो गया। अब वो कह लें कि जो आपका वेंडर है, सप्लायर है, वो बैंकरप्ट हो गया या वो उस चीज को सप्लाई नहीं उसको हम कर रहा। ओपन आइटम मैनेजमेंट में लेके हाँ, वो जाते हैं, ओपन आइटम मैनेजमेंट में वो रिफ्लेक्ट वो तो वो होता वो रहेगा, वो 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 उसको वो उस चीज़ है। पॉइंट से कह रहा हाँ हूँ कि वो वो चीज़ ओपन में शो होंगे ना आपको। मैं ये मतलब समझा था भाई, जनरेटिव को आपने चेंज नहीं करना नहीं है, नहीं मेरे सर, भाई मैं ये वो चीज़ पूछने कहाँ में से आपने आ मतलब गई। आपकी सर्विसेज है वो वेरी गुड, फुलफिल नहीं कस्टमर मतलब वेंडर की आ मंथली सकती सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हैं या है। आपके कुछ और चीजें आ रही हैं, गुड, वेरी गुड, उनको वो वो हो ओपन सकता आइटम मतलब वो ओपन आइटम ये दिया रहा है। या आप उसको ओपन आइटम में रख दो, जब तक वो क्लियर ना हो आप उसको क्रॉस वो तो नहीं शो कर होता रहेगा। सकते। जी वो शो वो करेगा उसको मतलब आपने उसको जी। मतलब वो मतलब ऑडिट वाले आके उससे सवाल करेंगे ना कि ये ओपन क्यों है, कि हम्म pertaining टू लास्ट ईयर कि हम्म, ये ओपन क्यों आ रहा है, इसकी ऐसे ही है। रेजोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। अब जैसे कि ऊपर हमने फिजिकल ईयर में हमने डिफाइन किए थे 12 पोस्टिंग पीरियड्स एंड 4 स्पेशल पीरियड्स, सो वी हैव टू डिफाइन पोस्टिंग define variant for posting period. New entry PPVR RB10 वीआर पीपी तो समझ आ गया, वीआर posting period variant R अच्छा वेरिएंट year RB10 control S assign posting period variant to company code। ये दो काम इकट्ठे होंगे। हाँ ये लाजमी है भाई, नहीं इसके सर, बिना तो बाकी की तो पहले हमने डिफाइन करके आए हैं, अभी सिर्फ उनको कंपनी कोड के साथ किया है। ये लेकिन यहाँ ये मैं बात कर रहा हूँ कि पहले आपने ये डिफाइन किया, जी ईयर के बाद पोस्टिंग पीरियड अब किया, अब उसको इंटरलिंक करें, ये वेरी काम जो है वो ये गुड, यहाँ स्टेप होगा। बाय स्टेप, वेरी गुड, शाबाश। हाँ क्या था, PPVR नहीं आ रहा, ये आ गया कंट्रोल एस। अब अगला पॉइंट है, ये थोड़ा सा आपने इसको देखना है। उस पॉइंट को करने से पहले आप सबसे मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि आप हर महीने एप्पल लैपटॉप या कोई व्हीकल या कोई लग्जरी फर्नीचर परचेज कर सकते हैं? क्यों? मतलब परमिशन होती ना, हाँ बजट होते हैं, ऐसे ही है। तो रिक्वायरमेंट है भी तो बजट ऐसे लेट्स से कि रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर नहीं सर, आप इसे अलाउ नहीं करेंगे। क्या आपकी कंपनी के अंदर हर महीने परचेजिंग होती है, हर महीने के हर हफ्ते परचेजिंग हो जाती है? परचेजेस परचेजेस होते हैं डेली बेस पे, लेकिन वो मटेरियल से रिलेटेड होते हैं। नॉन मटेरियल की हम बात करें, फर्नीचर व्हीकल फलां फलां फलां, नहीं होती ना? वेरी गुड। एससीपी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड का, क्या था? PPVR। लुक एट स्क्रीन प्लीज, लुक एट स्क्रीन। अब यहाँ पे न्यू के बाद ये एक ऑप्शन है अकाउंट टाइप। देखें ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हर जो डिपार्टमेंट है ना, उसके इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने फलां ट्रांजैक्शन फलां टाइम पीरियड में ही करनी है, ऐसे ही ओके ऐसे ही ना। मिस आप जैसे कि एडमिशन की अगर हम बात करते हैं तो एडमिशन पार्टिकुलर टाइम पीरियड में होते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जनवरी में एडमिशन आप करके बैठ नहीं, एडमिशन कब होते हैं वैसे? दिसंबर में होते हैं अभी जो न्यू वाला सेक्शन।
हम कहते हैं कि जून में एडमिशन ले लें, मतलब कि आप ये देखें कि अब पेप्सी है, ये इसकी है, इसकी प्रोडक्शन कब होती है वैसे, इसके सीजन कब होते हैं? समर में होते हैं। तो इसकी जो होगा ना परचेजिंग, वो आम तौर पे की जाती है फेब और मार्च में, ताकि जो समर सीजन है आप उसको यूटिलाइज कर सकें। ऐसे ही ना, आप अगर इसको यूज़ करते हो, आप अगर परचेस करते हो जून जुलाई में, तो क्या होगा? प्रोडक्शन नहीं होगी। तो कंपनी भी क्या करेगी, आपको वो इंस्ट्रक्शंस देगी, यू हैव टू परचेज दिस रॉ मटेरियल इन पार्टिकुलर टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड के अलावा आप परचेज नहीं कर सकते, सिस्टम उसको लॉक कर देगा, क्लोज कर देगा। दिस पॉइंट इज क्लियर और रिपीट इट। सर जैसे शुगर केन का या राइस का, वेरी गुड, शुगर केन। मतलब वो रॉ मटेरियल हाँ आज जी, मतलब प्रोडक्शन तो चले आफ्टर उसको वो मटेरियल 2-3 महीने बाद भी होगी, लेकिन उसकी जितनी रॉ मटेरियल की परचेजिंग है वो आजकल ही होगी। आजकल क्योंकि वो शुगर केन दिसंबर में, नवंबर दिसंबर से हाँ, फरवरी तक आपको इस 4 महीने में मिलेगा। आप शुगर केन 2 महीने में मिलता है, आई थिंक दिसंबर तक जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है ना वो आपकी वो आती है, वीट क्रॉप आपकी स्टार्ट हो जाती है। शुगर इंडस्ट्री के जो है ना, क्या उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो शुगर है जो उसकी सेल्स है वो 2 माह में होती है, यू नो, वो भी एडवांस में होती है। अब उन 2 माह के अलावा आप उसको वो नहीं कर सकते। आई थिंक ये होती है अप्रैल में, मई में होती है। ओके, क्योंकि मतलब कि शुगर केन अभी जाएगा ना इंडस्ट्री में, फिर उसकी प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद ये उसको सेल आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शन लगा दी जाती हैं कि आपने कौन सी सेल्स किस टाइम में करनी है या नहीं करनी, ये जो है ना यहाँ पे लगा दी जाती है। अब चूंकि हमारे पास कस्टमर नहीं, वेंडर नहीं, तो हम इसको स्ट्रक नहीं करेंगे। वी विल चूज प्लस फॉर ऑल, वेट फॉर ऑल अकाउंट टाइम्स। ये पीरियड 1 मतलब जनवरी 2025, 12, 2020, ये तो यहाँ पर क्लियर। अच्छा, अब ये देखें ज़रा, अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है। ये है 13/20/26, 2026, 2026। अच्छा जी, ये देखें, ये यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है? ये है ना फिस्कल ईयर, करंट ईयर। ओके, वी हैव सेव्ड। और सर ये हर साल आप आके साल डिफाइन करेंगे ईयर एंड होने पे, या ये ऑटो जनरेट होता है? ये बात का ऑटो भी होता है, बात हमें मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। यहीं से आके आपने उसको यहीं next से year हम को उसको करते हैं, वेरी गुड, यहीं से करते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारे पास, ये भी हो गया, ये भी फीड स्टेटस वेरिएंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फीड स्टेटस वेरिएंट। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले आप सबसे एक सवाल है, आपने इनवॉइस देखी होगी गलबन आप सबने, अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आप आ जाएं फीड्स में, ये फीड्स, देन डिफरेंट फीड स्टेटस वेरिएंट। अच्छा, ये आप सबने क्या यूज़ करने, 0001 को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी एज, एंड देन आप इसको नाम चेंज कर दें, फीड स्टेटस वेरिएंट, FSTR, स्टेटस वेरिएंट, हाँ VR फॉर RB01। मुझे ये बताएं कि आप सबने माशाल्लाह से वो इनवॉइस देखी होगी, यस और नो? इनवॉइस देखी आपने, इनवॉइस? अच्छा, हम बात करते हैं वेंडर इनवॉइस की बात कर रहे होते हैं, वेंडर इनवॉइस को जिसको आपने पेमेंट करनी होती है। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें ना डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, लाइक वेंडर नेम, डेट, करेंसी, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट, जो भी आपने सब्सिडी है, जो भी दी है, ऐसे ना। इनकम टैक्स नंबर, जीएसटी नंबर, वेरी गुड, सारा कुछ, एड्रेस शाबाश, वगैरह, वो वाओ, ब्रिलियंट ब्रिलियंट।
वेरी नाइस। अब उस इनवॉइस के ये जितने भी जो चीजें हैं ना कंपोनेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं फीड स्टेटस वेरिएंट। समझ आ गई या रिपीट कर दूं? आगे अच्छा, आप इनवॉइस कस्टमर की भी बनती है, वेंडर की भी बनती है, और डॉक्यूमेंट आप पे स्लिप भी बनती है। मतलब जहाँ पे पेमेंट इन्वॉल्व हो, पेमेंट ने आना, पेमेंट ने जाना, जहाँ पे एक्सपेंस या अमाउंट, जहाँ पे ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो, जैसे कि गुड सीट नोट परचेज, इवन के एक्सपेंसेस, कौन सा डिपार्टमेंट कितना एक्सपेंस यूज कर रहे हैं, ये तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं फीड स्टेटस वेरिएंट। और फीड स्टेटस वेरिएंट के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो ये आपके सामने ग्रुप्स आ जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको डिलीट कर दें। ये लें जी, ये किसी काम के नहीं है, ये नकम्मे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जनरल का भी है, मटेरियल अकाउंट्स का भी है, और रिसीवेबल भी है, इन्वेंट्री, मतलब जितनी आपके जो डिपार्टमेंट्स की ट्रांजैक्शंस होती है ना, हर डिपार्टमेंट के ट्रांजैक्शन का जो डॉक्यूमेंट बनता है, उस डॉक्यूमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, डेट, अमाउंट, वेंडर, कस्टमर का नाम, जो भी है, उनको उन तमाम कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? फीड स्टेटस वेरिएंट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई? सर, व्हाई फीड स्टेटस वेरिएंट इज इम्पोर्टेंट? वो लॉजिक ये है कि जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि ये एक हमारे पास आ गया, क्या आ गया, ये वेंडर इनवॉइस। अब वेंडर इनवॉइस आपने क्रिएट करनी है, ओके, और इन्होंने अप्रूव करनी है, फिर आपने पेमेंट भी करनी है, पेमेंट भी इन्होंने करनी है, लेट्स से। अब वेंडर इनवॉइस में क्या होता है कि भाई कौन सा वेंडर है, मतलब आप एक उसमें ना हम पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। वेंडर का नाम, अच्छा, फिर क्या होता है कि वेंडर के पास वैलिड वो होना चाहिए, जैसे टैक्स नंबर, जीएसटी हो, उसकी पेमेंट टर्म्स हो, फिर उसके बाद करेंसी हो, पीओ नंबर हो उसका, एग्जैक्ट पीओ नंबर हो, वेरी गुड, डीएन नोट हो, एग्जैक्टली, और मतलब डेट्स हो, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट, ये कम्प्लीमेंट्री आप कहते हो भाई जो इनवॉइस है ना, उस इनवॉइस के अंदर ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ये कम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। तो वो कम्प्लीमेंट्री हम कैसे करेंगे? मटेरियल अकाउंट्स में आप आ जाएं, इस पर डबल क्लिक कर दो, ये ऑप्शन है, इस पर डबल क्लिक करें तो ये ऑप्शन है सरप्लस से रिक्वायर्ड एंट्री, ऑप्शन एंट्री है, ओके। आप ये चाहते हैं कि उसमें असाइनमेंट नंबर कम्प्लीमेंट्री हो तो आप उसको सप्रेस कर दो, ठीक है। आप चाहते हैं सरप्लस मींस इसके बगैर आपका डॉक्यूमेंट वेरी नहीं होगा, गुड, लॉक नहीं होगा, एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट फील्ड को आप चेक करते हो तो कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पे प्लांट है, बिजनेस एरिया है, और मटेरियल नंबर है। अब आपने क्या काम किया कि जो इनवॉइस है ना, आपने ये भी कहा कि उस इनवॉइस में मटेरियल नंबर भी होना चाहिए। भाई किस मटेरियल के अगेंस्ट आपने परचेस ऑर्डर प्लेस किया और उस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने इनवॉइस क्रिएट की, आपने कम्प्लीमेंट्री कर दिया, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि भाई हमने किस मटेरियल का परचेस ऑर्डर हमने प्लेस किया था, ओके। यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स की जाती हैं। मतलब ये सारी जो पीओ जनरेट होगा तो उस वक्त, और इनवॉइस की अगर हम बात करें, यस, ये यहाँ से पीओ के लिए भी हो जाएगा, तो ये सिर्फ इनवॉइस के लिए रहेगा? ये मटेरियल अकाउंट्स, मतलब जहां जहां आपका मटेरियल इन्वॉल्व होगा वहां वहां पे सब कुछ आता जाएगा, चाहे आपका प्रोडक्शन में हो, सेल्स में हो, परचेस में हो, जहां भी हो। मतलब जो जो ऑप्शन यहाँ आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो आपको मैंडेटरी है, आपने उसको एग्जैक्टली, प्लांट को मेंशन करने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और क्वांटिटी मेंशन करनी यहाँ पे मेंशन कर दी, ओके, समझ आ गई? ये होता है फीड स्टेटस वेरिएंट। चलिए इसको वापस ले आते हैं। और क्या है, ये कौन सा आ जाएगा? चलिए इसको आप सेव कर दो, और अब हमने इसको असाइन करना है कंपनी कोड के साथ। ये मेरे गुड्स मूवमेंट है, परचेज ऑर्डर है, ये हमने सेव किया था इसको।
सर इसमें एक में जहाँ जो जिसको आपको सेटअप करना है वो अकाउंट खोल के आप उसके अंदर सेटअप कर लें। वेरी गुड, ये कंपनी के पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसको चेंज करना। एसएन कंपनी कोड फील्ड स्टेटस वेरिएंट, यहाँ पे आप आ जाए पोजीशन में और यहाँ पे कंपनी कोड देते हैं, क्या था, RP10। अच्छा जी, FSVR कंट्रोल एस। सर इसमें और जैसे एचआर वाले हैं या कोई और है, उन्होंने पर्सनल एरिया ज्योग्राफिकल लोकेशन सारा कुछ डालना है तो उसके मुताबिक फिर वो बिल्कुल गुड। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट टॉपिक से, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं विद इन 10 मिनट्स मैक्सिमम। ओके सर सारी कंपनी जैसे आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मतलब इसमें एसएपी में अलग अलग फाइल नहीं बनती, मतलब आप इसमें आपकी बाकी भी इंफॉर्मेशन शो हो रही है ना, जैसे आप जो बाकी प्रोजेक्ट्स करते हैं ऐसा नहीं होता कि अलग देखें, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये जो सर्वर है ना, ये एसएपी ने स्पेशल डिज़ाइन किया है लर्निंग पर्पस के लिए। और आपको पता है कि एसएपी का जो सॉफ्टवेयर है ना बहुत कॉस्टली है। ये आप देखें, ये कंप्लीट सर्वर आपको 15-20 करोड़ पे तो इस पे लग जाएगा अगर आप लाइसेंस पे लें तो। क्या ख्याल है? फिर क्या होता है कि एसएपी ने स्पेशल लर्निंग के लिए ना इसको बहुत ही कम प्राइस में इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। हम पे उसको उठा लेते हैं, फिर हम जो है ना आईडीज बना के ना आईपी एड्रेस के जरिए उसको आगे सेल कर रहे होते हैं, एक्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके नेक्स्ट आपका है टॉलरेंस। ये क्या होता है? शॉर्ट टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है ये। टॉलरेंस होता है आप उसमें वेरिएंस या कितना उसको अगर ओवर या अंडर पोस्ट कर देंगे कोई डॉक्यूमेंट तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले। गुड। टॉलरेंस मीन सर जैसे मटेरियल में होता है किसी चीज में प्लस 10% रखा जाता है या प्राइस वेरिएंस में रखा जाता है कि 10%, पीओ में लिखा जाता है कि 10% अगर प्राइस ऊपर नीचे होगी या डेविएशन होगी किसी चीज से तो एक्सेप्टेबल होती है, आप लिखते हैं उसके अंदर कि हम इससे तो। अच्छा फॉर एग्जांपल के आम तौर पे क्या होता है कि जो पेटी एक्सपेंस का नाम सुना होगा ना, छोटे मोटे अखराजात जो होते हैं उसको मीट करने के लिए क्या होता है कि हम एक बजट मुख्तस करते हैं, वीकली मंथली इतना बजट होता है, उससे एक्सीड नहीं कर सकते। अगर एक्सीड होगा तो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। मतलब टर्न्स मीन टू सेट अ लिमिट फॉर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, डिफाइन ग्रुप्स फॉर एम्प्लॉइज, न्यू एंट्री, जस्ट कंपनी कोड। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। अमाउंट पर डॉक्यूमेंट, $50 million and $45 million। Control S, enter। नंबर रेंज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं फ्रेंच अकाउंटिंग, देन फ्रेंच अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, देन आप आ जाए डॉक्यूमेंट, देन आप आ जाए ये क्या है, डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। अब यहाँ पे काम करने से पहले ना एक आपको मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि एसएपी के अंदर डॉक्यूमेंट टाइप्स के ना एक स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, जैसे कि जील अकाउंट डॉक्यूमेंट है आपका, ये आ गया, और अब इसका नंबर रेंज क्या है, 01। अच्छा इसके अलावा ये वेंडर इनवॉइस का डॉक्यूमेंट नंबर क्या आएगा, 18। डॉक्यूमेंट टाइप के AR, ये यूनिवर्सल है। अच्छा उसके बाद गुड्स इशू 06AW। तो यहाँ पे हम लोग ने जैसे कि ये अकाउंटिंग वाले हैं, इन्होंने जीरो अकाउंट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है
और अकाउंट जीरो अकाउंट डॉक्यूमेंट AB और नंबर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप चलेंगे, ये कोड है, ये इसको प्लीज नोट कीजिएगा, RF_BELEG। आम तौर पे जब भी कोई एरर्स आते हैं ना, तो वहाँ पे ना एरर आपको बता भी रहा होता है कि ये इसका एरर है, यहाँ पे मिस्टेक की है। तो ये जो कोड्स है ना, ऑब्जेक्ट कोड्स, ये आपको लास्ट में मालूम होना चाहिए कि RF_BELEG किस चीज़ का कोड है। इंटरव्यू में ये आपसे सवाल पूछा जाता है, जॉब इंटरव्यू में एज ए कंसल्टेंट। सर ये एक ही होगा, मतलब स्टैंडर्ड होगा? ये स्टैंडर्ड है, RF_BELEG ये एक ऑब्जेक्ट कोड है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब क्या होता है कि आपने कौन सी चीज को किस ऑब्जेक्ट में कॉन्फ़िगर किया। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा ना कि ये हमारे पास 2-3 डॉक्यूमेंट 7 इनवॉइसेस हैं, कस्टम इनवॉइसेस हैं, इनके नंबर सीरीज आपने डिफाइन करनी है, आपने इंप्लीमेंट करनी है, आपने कॉन्फ़िगर करनी है। आप किस ऑब्जेक्ट में कॉन्फ़िगर करोगे, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आगे RF के बाद क्या है? अंडरस्कोर जी और किसको हम बेलेग कहते हैं, ये आपने बताना है, ये आपको मालूम होना चाहिए एज ए कंसल्टेंट। आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। इस हाँ जी ठीक है सर, और अच्छा समझ आ गया, नोट नहीं किया वैसे कभी। रिकॉर्डिंग हो रही ना। अच्छा अब यहाँ पे कंपनी कोड आपका आ जाएगा RB10 और देन क्लिक ऑन दिस इंटरवल। अच्छा जी 01 देन 2025 0001 to 0999। अब ये क्या चीज़ है, जो आपकी फाइनेंशियल कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना, उसकी जो नंबर सीरीज होगी वो क्या होगी, 0001 से 0999। ओके नोट इट। इसको सेव कर दो, नाम क्या है आपका, इसको सेव कर दो, ये लैपटॉप का क्यों अपने पास नहीं, इसको सेव कर दो। 01 और 2025 इसका कोड क्या था, 0001 से 0999। आप इनसे जो फर्स्ट जनरेटिव पोस्ट करोगे ना, लुक एट पोर्ट प्लीज, जो आप फर्स्ट जनरेटिव पोस्ट करोगे उसका ये नंबर होगा। आप जैसे जैसे एंट्री पोस्ट करते जाओगे ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ओके अब इसी तरीके से बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, कस्टमर और वेंडर इनवॉइसेस डॉक्यूमेंटेशन, उनकी भी हम नंबर ऐसे ही डिफाइन करेंगे। लेकिन जब इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे ना, तब हम उसको डिफाइन करेंगे ताकि आपको पता चले कि इसका मकसद क्या है। सर ये ईयर के साथ चेंज होगा कि ईयर के साथ रिप्रेजेंटेशन रिपीट होता है? वेरी गुड, ये हर साल चेंज किए जाते हैं। मतलब आप आके रीडिफाइन करेंगे। वेरी गुड, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब ये क्या होता है, ये जो हमने नंबर मैक्सिमम कितने 9000 9 लाख या 9900 कर, हाँ 9 फॉर जो भी है, तो ये नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, मतलब आपका 2020। अब जैसे कि हाँ बड़ा अच्छा सवाल, अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि मतलब कि याद है जब हम वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो कॉस्टिंग, हमने ये भी देखा था कि हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन अ मंथ, और फिर या तो आप इसको मंथ में लेके आओ या ईयर में लेके आओ, ये कंपनी के ट्रांजैक्शंस के नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके आप इसको जो है ना 5 डिजिट्स पे लेके आ सकते हो, 6 डिजिट्स पे लेके आ सकते हो, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ योर क्लाइंट। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। आगे चलें, आगे चलिए, दिस इज एनफ फॉर टुडे। ओके यहाँ तक आपने इसकी क्लियरिफिकेशन कीजिएगा, फिर आपने मुझे प्रेजेंट भी करनी है। थैंक यू।